जैसे कि आप लोगों को मार्केट करने में, इसको लोगों को समझाने में किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ ना हो। तो सबसे पहले आई जस्ट वांट टू कि आप सबके हाथों में हेलो। डायरी और पेन होगी, जिससे कि आप लोग, थैंक यू सो मच सर टू वेलकम मी। एंड आप हाथ में डायरी पेन लेके रखिए। जैसे ही प्रोडक्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अपने सबके माइक जो है वो म्यूट रखिएगा। एंड आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, उन सभी को आप नोट डाउन करते जाइए और वन बाय वन अपना हाफ एन आवर का, आधे घंटे का सेशन चलेगा प्रोडक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के बाद में। तो आप लोग वन बाय वन हैंड रेस करके सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। गॉट इट? तो आई होप कि आप सब लोग बहुत पेशेंसफुली और बहुत ही एकदम खुले माइंड से आप इसके प्रोडक्ट को समझेंगे और जानेंगे कि अपने प्रोडक्ट की खासियत क्या क्या है। चलिए, तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने फर्स्ट पॉइंट से। आप सभी को स्क्रीन विजिबल है? आप हाँ सभी है, को स्क्रीन यस मैम। विजिबल है? ठीक है। देखिए, अभी अगर मैं बात करूं एक फार्मर की, आप लोग अगर फार्मर हो या फार्मर से आप मिलते हो अपने बिजनेस में, तो खेती से रिलेटेड फार्मर के सबसे मेजर कंसर्न क्या होते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आजकल के टाइम में क्या आ रही हैं? देखिए, उनको ही मैंने पॉइंट आउट किया है कि आप सबसे पहले क्या है कि फर्टिलाइजर्स की बढ़ती हुई कॉस्टिंग। करेक्ट। हमको सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा जो किसान भाई है, जो हमारे किसान मित्र हैं, वो कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, उनके सामने कौन कौन सी कठिनाइयां आ रही हैं, जिसको कि हम कुछ उनके साथ में ऐसा कर पाए ताकि हम उनको कुछ ना कुछ अपनी सुविधाएं दे पाए, उनकी उन टेंशन्स को कम कर पाए, जो उनके कंसर्न्स हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनका निदान हम दे पाए। ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा उसमें पहला जो अपना पॉइंट है वो है राइजिंग कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो अपने फर्टिलाइजर्स हैं उनकी बढ़ती हुई कॉस्टिंग। मतलब आप देखो डे बाय डे, अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि ईरान का जो वॉर चल रही है, तो ईरान की वॉर में ऑटोमेटिकली सारे प्राइस बहुत हाइक हो गए हैं। तो कुछ लोगों के प्राइस हाइक नहीं भी हुए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने भी उस मौके का फायदा उठाया है और फायदा उठाने के साथ साथ उन्होंने भी अपने प्राइस हाइक कर दिए हैं। ठीक है। सेकंड आता है राइजिंग कॉस्ट ऑफ पेस्टिसाइड। जैसे कि फर्टिलाइजर की बढ़ती हुई जो कीमत है, वैसे ही आपकी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की बढ़ती हुई कीमत है। थर्ड पॉइंट आता है राइजिंग कॉस्ट ऑफ फ्यूल। जब एक किसान अपने खेत में पानी चलाने के लिए जाता है तो मोटर लगती है, मोटर में ईंधन का खर्चा आता है। ट्यूबवेल चलाते हैं तो उसमें ईंधन का खर्चा आता है, पेट्रोल डीजल लगता है। ट्रैक्टर अगर चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल डीजल लगता है। करेक्ट। अगर मैं कहीं पर गलत हूँ तो आप प्लीज मुझे टोक भी सकते हैं। तो उसमें क्या है, फ्यूल की ओवरऑल फ्यूल की कॉस्ट बहुत ज्यादा आजकल जा रही है। चौथा पॉइंट आता है कि इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पांचवा पॉइंट आता है कि सब्सिडीज, जो गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज है वो बहुत कम होती जा रही है। भाई, किसानों के लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ लॉन्च करे, लेकिन आज की डेट में सच्चाई ये है कि क्या आपके और हम तक जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, क्या वो उन सारी योजनाओं का लाभ ले पाते हैं? क्या हर एक फार्मर को गवर्नमेंट की सारी योजनाएं मिलती हैं? जो गवर्नमेंट की जितनी भी सब्सिडीज आ रही है, क्या वो किसानों के हक तक पहुंच पाती हैं? पहुंचती हैं, लेकिन किसान आज भी इतना जागरूक नहीं है कि वो कृषि अधिकारी के ऑफिस में जाए और वो जा करके ये पूछे कि भाई जो जो योजनाएं हैं आप उनमें मेरा नाम लाभार्थी की तरह लिख लो और मुझे एक लाभार्थी की तरह ट्रीट करो, ताकि उनको बीज में सब्सिडी मिल पाए, उनको फर्टिलाइजर में सब्सिडी मिल पाए, उनको पेस्टिसाइड में सब्सिडी मिल पाए, या फिर उनको जो उनके पूरी ओवरऑल क्रॉप की लागत है उसका उनको एक एमएसपी जो होता है वो भी उनको आजकल मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। फिर जो क्रॉप यील्ड है वो इतना केमिकल मिट्टी खाने लगी है कि जो आपकी जितना भी उत्पादन मिलना चाहिए वो उत्पादन नहीं मिल पाता है। करेक्ट। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट में कि वेदर की कंडीशंस चेंज हो रही हैं। अगर आप सब लोग अवेयर होंगे, आप लोग न्यूज देखते होंगे, तो आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि अपने इंडिया में कई ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जहां पे कृत्रिम बारिश कराई जा रही है, आर्टिफिशियल रेन जिसको बोलते हैं, जो कि आर्टिफिशियल रेन कराई जा रही है। अभी हाल फिलहाल एक हफ्ते पहले की बात है कि हर एक जगह पे पूरे इंडिया में सारी जगहों पे
तो कहीं पे बहुत ज्यादा, कहीं पे थोड़ी कम, और कहीं पे ओले के साथ में बारिश हुई है। करेक्ट। तो ये जो वेदर कंडीशन जो चेंज हो रही है, इसकी वजह से भी फार्मर बहुत परेशान है कि उन अभी पता चला उन्होंने क्रॉप लगाई है, अचानक से बारिश हो गई, पहले से कोई प्रेडिक्शन नहीं है, कोई बारिश का सीजन नहीं है, बारिश हो गई तो क्या हुआ कि उनकी जो फसल है या तो वो बैठ जाएगी, या वो गिर जाएगी फसल, या फिर उसमें फंगस की प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई ना कोई उनकी क्रॉप में समस्या रहेगी जिससे कि उत्पादन कम हो जाएगा। फिर आते हैं कि वाटर लेवल इतना नीचे जा रहा है डे बाय डे कि फार्मर को जरूरत से ज्यादा पानी लगाना पड़ता है खेत में। उसके बाद जो सॉइल डिग्रेडेशन है वो उसका क्या होता है कि जब अभी स्टार्टिंग में, जब अपने इंडिया में आज से साल पहले जब अपने यहाँ यूरिया और डीएपी का जब चलन हुआ है ना, यूरिया डीएपी तो आप सभी लोग नोन होंगे ना, यूरिया क्या है डीएपी क्या है। तो यूरिया और डीएपी जब अपने इंडिया में आया तो उसकी जो डोजेस जाती थी 1 एकड़ में, वो कितनी जाती थी? 20 से 25 किलो। धीरे धीरे बढ़ी तो यूरिया की डोज हुई 50 किलो, डीएपी की डोज हुई 20 किलो। उसके बाद बढ़ी तो यूरिया की जो डोज है वो 70 किलो हुई या 80 किलो हुई, और डीएपी की डोज बढ़ करके 50 किलो हो गई। आज की डेट में ये कंडीशन है कि 1 एकड़ में यूरिया आपका 150 किलो लग रहा है और डीएपी आपका 50 किलो लग रहा है, जिसके जो साइड इफेक्ट्स है वो क्या हमको मिल रहे हैं? तो क्या आप में से कोई भी हमें बता पाएगा कि उसके साइड इफेक्ट क्या मिल रहे हैं यूरिया डीएपी के? कोई भी आप में से जो भी खेती बाड़ी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है? चलिए, हम अगर तुरंत अपने खेतों में यूरिया डीएपी डालते हैं तो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है ना, कि हमारी बढ़वार हो गई और पौधा बहुत अच्छा चल रहा है, क्रॉप देखने में बहुत अच्छी है, बहुत फसल बहुत अच्छी दिख रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका जो बैड इफेक्ट है वो ये आता है कि आपकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता, जो फर्टिलिटी है मिट्टी की, वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपना कि जो अपने पेस्ट हैं, जो वीड्स है, जो प्लांट डिजीज है, वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि कृत्रिम बारिश हो रही है तो पौधों में असमय बीमारियां आ रही हैं, यानी फंगस की बीमारी आ रही है, वायरस की बीमारी आ रही है। ठीक है, वीड्स आ रहे हैं, पेस्ट उनमें कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा लग रहे हैं। फिर है कि वेस्टेज ऑफ पेस्टिसाइड्स, भाई फार्मर कीटनाशक का तो यूज करेगा ही करेगा। जब असमय बीमारी आएगी, असमय कीट लगेगा तो फार्मर को पेस्टिसाइड का जरूरत से ज्यादा यूज करना पड़ेगा, समय से पहले यूज करना पड़ेगा। तो ये भी एक चैलेंज फार्मर के सामने है कि वो जहाँ पे उसकी लागत एक पूरी क्रॉप में 1,000 रुपए की होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पे ये सारी वेदर कंडीशंस और बाकी सब चीजों की वजह से उसका क्या हुआ कि पेस्टिसाइड और बाकी जो अपने जितने फर्टिलाइजर है उनकी कॉस्टिंग बढ़ करके कहाँ पहुंच गई? 3 से 4 हजार रुपए। तो क्या गवर्नमेंट उनको 3 से 4 हजार रुपए का सब्सिडी देगी? नहीं देगी, है ना, पर केजी पे अगर मैं बात करूं तो क्या हो रहा है कि फार्मर की कहीं ना कहीं ओवरऑल कॉस्टिंग बढ़ रही है, तो उसकी इनकम भी कम हो रही है। फिर आता है कि केमिकल यूज में, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको कि फर्टिलिटी कम हो जाती है जब हम कंटिन्यू केमिकल का यूज करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि फार्मर की समस्याएं क्या क्या हैं? आज को जब आप फार्मर के पास जाते हैं तो आप फार्मर को अपना, जो भी फार्मर भाई हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि कितनी सारी, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए, जो भी बोल रहे हैं वो अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। देखिए, फार्मर के पास आप जाते हैं ना तो फार्मर को आपको थोड़ी सिंपैथी दिखानी है, सिंपैथी उनको ये दिखानी कि आपको उनकी तकलीफ समझनी है। जब तक आप किसी की तकलीफ नहीं समझेंगे तब तक आप उस समस्या का निदान कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी जितने भी लीडर्स हैं, अगर वो फार्मर हैं तो भी, और अगर फार्मर नहीं है और फार्मर से मिल रहे हैं तो प्लीज पहले उनकी हर एक समस्या को सुनिए, है ना, उनकी हर एक चीज आप जानिए, बारीकी से जानिए कि वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। अभी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको ऑलमोस्ट 15 मैंने ऐसे बताए होंगे, 14-15 ऐसे मैंने आपको अभी टॉपिक्स बताए हैं। इनमें से कोई ना कोई टॉपिक हर एक फार्मर जरूर फेस कर रहा होगा, गारंटी से फेस कर रहा होगा। ये इसीलिए इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी था कि ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ आपको जा करके फार्मर से क्या बात करनी है। ठीक है,
तो अब हम इसी के साथ में अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो एक बेसिक नॉलेज अब यहाँ से हमारा शुरू होता है कि खेती में किसी भी प्रकार की कोई खेती उसकी स्टेजेस क्या होती हैं। जब तक आपको खेती के बारे में पता नहीं होगा तो आप उसका प्रोडक्ट भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या जानना है? सबसे पहले खेती में क्या होता है कि सीड होता है, कोई भी बीज होता है। तो फार्मर क्या करेगा, सबसे पहले बीज लेगा, फिर बीज को जब बोता है तो उसमें से सीडलिंग होती है, यानी बीज का, उसको फुटाव भी बोलते हैं। फुटाव के बाद में क्या होता है कि जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, यानी यंग प्लांट होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ आती है। वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होती है? फ्लावर जब आने वाले होते हैं उसके पहले की डोज, पहले की एक स्टेज होती है जहां पर कि प्लांट अपनी हाइट और हेल्थ को मेंटेन कर रहा होता है। फिर उसके बाद में फ्लावरिंग स्टेज आती है जिसको हम एडल्ट प्लांट बोलते हैं। फ्लावरिंग के बाद में हमारी फ्रूटिंग स्टेज आती है। फ्रूटिंग स्टेज के बाद में क्या होता है कि हमारी डायरेक्ट हार्वेस्टिंग होती है। लेकिन यहाँ पर हमारी मेजर 4 ही कंडीशंस मैंने यहाँ पे रखी हैं, इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि पहले बीज होता है, बीज में फुटाव होता है, फुटाव के बाद में यंग प्लांट होता है, यंग के बाद में एडल्ट प्लांट होता है जहाँ से हमको फूल और फल मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर यहाँ तक का कोई भी क्वेश्चन किसी के सामने है तो प्लीज आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आप मीटिंग के ये प्रोडक्ट के जितनी इंफॉर्मेशन हो जाएगी उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, मैं आगे बढ़ूं? यस। ओके, देखिए अब जो दी बेस्ट एक चीज है कि अपना ब्लिस एंड शाइन आपके सामने एक प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं, माटी रत्न। आप लोगों को कुछ कुछ खबर है माटी रत्न के बारे में कि नहीं है? बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। स्टिल अभी तक मैम प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है। ओके, अभी लॉन्चिंग नहीं हुई है। तो देखिए, प्रोडक्ट लॉन्चिंग से पहले आपकी ट्रेनिंग हो रही है, ये आपके लिए और भी बेनिफिशियल है, ताकि जब प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो आप लोग जा करके लोगों को बता पाएंगे कि एक्चुअल में ये प्रोडक्ट है क्या। देखिए, जो माटी रत्न एक प्रोडक्ट है, ये है स्प्रेडर, एक्टिवेटर, पेनिट्रेटर और पीएच बैलेंसर। और इसको अगर मैं क्या, अगर ओवरऑल एग्रीकल्चर वर्ल्ड में जितनी भी कंपनीज हैं जो कि ये प्रोडक्ट बनाती हैं या देती हैं या जिनके पास भी प्रोडक्ट रहता है, सबका अपना अपना अलग अलग रेसिपी है, लेकिन इस प्रोडक्ट को एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट माना जाता है। यूनिवर्सल किस लिए? पहली चीज कि ये आपके किसी भी तरह के प्रोडक्ट में यूज हो सकता है, आप इसको किसी भी प्रोडक्ट के साथ में मिला सकते हैं। ठीक है, किसान भाई चाहे पेस्टिसाइड यूज करे उसके साथ भी मिला सकता है, अगर किसान भाई इंसेक्टिसाइड यूज करे उसके साथ भी मिला सकता है, फंगिसाइड यूज करे उसके साथ भी मिला सकता है, अगर वो यूरिया डीएपी यूज कर रहा है उसके साथ भी मिला सकता है, अगर वो कुछ भी नहीं डाल रहा सिर्फ गोबर की खाद डाल रहा है तो उसमें भी इसको मिक्स कर सकता है, अगर उसके पास गोबर की खाद भी नहीं है तो पानी में मिलाकर भी दे सकता है। करेक्ट? तो अब सबसे पहले अभी आपने देखा होगा यहाँ पर, जब मैं अभी स्क्रीन आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर सबसे पहली स्टेज क्या थी आपकी? सीड। जब फार्मर सीड को यानी बीज को बोने से पहले अपने खेतों को तैयार करता है, इतना नॉलेज तो सभी के पास है ना, कि जब फार्मर ने एक बार की फसल काट ली और सेकंड टाइम में जब उसने सीड बोने की तैयारी करी, तो सीड बोने की तैयारी के पहले से लेकर के और हार्वेस्टिंग के पहले तक माटी रत्न एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एक स्टेज पे हर जगह पे यूज हो सकता है। ठीक है, और इस प्रोडक्ट की खासियत अभी मैं आगे बताऊंगी कि इस प्रोडक्ट की खासियत क्या क्या है। इसको आप मिट्टी में दे दो डायरेक्ट, कुछ इसकी कोई हानि नहीं है, इस प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे पहला आता है माटी रत्न इज एक्टिवेटर। एक्टिवेटर किस लिए? आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक्टिवेटर का मतलब होता है कि ये जो सॉइल में एक क्रॉप में, सपोज कि अभी जैसे फार्मर जो है जब बारिश का सीजन आता है तो फार्मर पैडी लगाता है। जनरली अगर हम देखें तो पैडी लगती है या सब्जियों की फसलें लगती हैं, या जैसे अभी मक्के का सीजन चल रहा है, मूंग का सीजन चल रहा है। ठीक है, तो अब इसके पहले जो भी फार्मर ने जो भी क्रॉप ली होगी तो उसमें उसने जो भी अपने बेसिल डोसेस डाले होंगे, जैसे उसने आप लोगों ने सुना होगा ह्यूमिक, बहुत कॉमन एक वर्ड है ह्यूमिक, अगर उसने ह्यूमिक डाला होगा, उसने यूरिया डाली है, उसने डीएपी डाला है, या उसने किसी भी तरह का माइक्रोन्यूट्रिएंट डाला है, या उसने एनपीके डाला है। एनपीके और ह्यूमिक ऐसे वर्ड मैं इसलिए यूज कर रही हूँ कि ताकि ये ऐसे वर्ड हैं जो हर किसी ने कहीं ना कहीं सुने जरूर होंगे, है ना। तो क्या होता है, जब पानी से बराबर सिंचाई की जाती है, जब बारिश हो जाती है, तो जो उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं मिट्टी के, वो सॉइल में नीचे बैठ जाते हैं।
सॉइल में नीचे बैठ जाते हैं, तो पौधा जब हमारा ये सीडलिंग वाली जब स्टेज आती है, आप इसमें सीडलिंग की स्टेज देख रहे हैं, सीड के बाद में, एक सेकेंड, ये आप सीडलिंग की जो अपनी स्टेज देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि जब फुटाव हो रहा है, फुटाव होने के बाद में ये आपको यहाँ पे 2 पत्तियां ऐसे निकली हुई दिख रही होंगी। आप सबको लार्ज स्क्रीन दिख रही है, सभी को विजिबल है? लार्ज मैंने किया है थोड़ा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें छोटी 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 जड़ें निकली हैं और एक तरफ प्लेन ऐसे वो मतलब कि एक पत्ती जैसी निकली है। तो ये जो छोटी छोटी जड़ें हैं ना, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। ये इन जड़ों को सबसे ज्यादा पोषण की आवश्यकता होती है, जो कि इस टाइम पे फार्मर कोई खाद नहीं डालता, फार्मर सिर्फ पानी लगाता है बीज देने के बाद में कि उसमें फुटाव हो जाता है। उसके पहले वो सीड ट्रीटमेंट जरूर करता है ताकि फुटाव अच्छा हो सके। लेकिन जब ये फीडिंग रूट्स आती हैं तो इनको जरूरत पड़ती है कि जो मिट्टी में ऑलरेडी पोषक तत्व जो मौजूद है ये प्लांट को ले सके। जड़ें क्या करती हैं? मिट्टी से खाना लेने का काम करती हैं, है ना? और तो मिट्टी से खाना उनको मिलेगा कब? जब जड़ों की रीच तक खाना होगा। एक एग्जांपल देती हूँ आपको। आपके सामने आप बिल्कुल भी जैसे एक छोटा बच्चा है, वो बिल्कुल अभी चलना नहीं जानता, उसने सिर्फ अभी बैठना सीखा है 6 महीने की उम्र में। आपने उसके सामने प्लेट रख दी है, ठीक है, लेकिन वो प्लेट आपने इतनी दूर रखी है कि बच्चा हाथ बढ़ा करके भी वो प्लेट तक खाने की प्लेट तक पहुंच नहीं पा रहा है। लेकिन उसको आवश्यकता है, बढ़ती हुई उम्र है लेकिन उसको खाने की आवश्यकता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो? आप प्लेट को उसके पास में सरका के लाते हो ना, प्लेट को उसके पास में खिसकाते हो ताकि बच्चा आसानी से खाना ले करके अपने हाथ से खा सके। क्योंकि आजकल देखिए, पुराने जमाने क्या है कि लोग जो है बच्चों को अपने हाथों से खिलाते थे, कुछ करते थे। आजकल के पेरेंट्स के पास इतना टाइम होता नहीं है। बच्चों को सब लोग जो है ना, बच्चों को खुद से खाना आजकल सिखाने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि जेनजी वाली जो जनरेशन चल रही है ना, वो सब बहुत एडवांस है। वो चाहती है कि बच्चे अब पैदा होते से अपने सारे काम करने लगे। तो ऐसे ही हमारे पौधे भी होते हैं। तो अब ये जो फीडिंग रूट्स आप देख रहे हैं ना, इनको, ये छोटी छोटी जड़ों को फीडिंग रूट्स कहते हैं। फीडिंग रूट्स इसलिए, फीडिंग का मतलब होता है खाना खाने की प्रक्रिया, है ना, ये फीडिंग रूट्स। लेकिन जब हमारी जड़ों के पास से खाना नीचे चला गया है, जड़ें वहां तक पहुंच नहीं रही हैं क्योंकि बहुत छोटी हैं अभी, तो उनको ऊपर लाने का काम कौन सा प्रोडक्ट करता है? हमारा माटी रत्न। अब सबको यहाँ तक क्लियर हो गया कि जितना भी मिट्टी में जो पोषक तत्व है, जो इनिशियल स्टेज पे अगर किसी प्लांट को चाहिए, बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में किसी प्लांट को चाहिए, तो उन सारे इंग्रेडिएंट्स को ऊपर लाने का काम करता है अपना माटी रत्न। इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिवेटर, ठीक है। ये तो कर लिया इसने एक्टिवेटर का काम। अब सेकंड आता है कि ये करता है पेनिट्रेटर का काम। पेनिट्रेटर का काम का मतलब होता है कि पेनिट्रेट करना, यानी एक बराबर से ऊपर से निचले हिस्से में किसी भी प्रोडक्ट को पहुंचाना, किसी भी पदार्थ को पहुंचाना। पेनिट्रेशन ये तब करेगा जैसे जब पौधा थोड़ा हाइट ले रहा है, उसकी पत्तियों पे आपने माटी रत्न को मिला करके इसका स्प्रे कर दिया, तो जो भोजन बनाने की जो क्रिया है, जो भोजन को पचाने की जो क्रिया होती है ना, जो प्लांट में जो मेटाबॉलिज्म जो बनना चाहिए, उनका जो पाचन तंत्र अच्छा होना चाहिए, तो ये क्या करता है कि पूरे जितना भी पोषण प्लांट ने जड़ों से लिया है, उन सबको पेनिट्रेट करने का काम करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब ये किसी दवा में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या फंगिसाइड या किसी भी दवा में मिलाकर अगर डाला जाता है, तो ये उस दवा को भी पत्ते के और पौधे के हर एक कोने तक फैलाने का काम करता है, ठीक है, पेनिट्रेट करता है, जिससे कि जो दवा का असर है ना, वो लंबे समय तक रहे और दवा कोने कोने तक पहुंचे, जिससे कि फार्मर को एक्सेस दवा ना डालनी पड़े, ठीक है। तो जब ये पेनिट्रेटर की तरह काम करेगा ना, तो सबसे ज्यादा यूज बारिश में आता है इसका। इसके बाद में हम बात करते हैं स्प्रेडर। स्प्रेडर का मतलब होता है दवा को एक बराबर से फैलाना। यानी कि आप देखते हो, जब खाली पानी का छिड़काव अगर हम करते हैं, उसमें कुछ भी नहीं डालते, तो पत्तों पे छोटी 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 बूंदे बन जाती हैं, है ना, बूंदे हो जाती हैं। आप देखते हो तो कहीं पर बूंद पानी की जो हमने जो स्प्रे किया है वो पहुंचा है, कहीं पर स्प्रिंकल्स नहीं पहुंचे। तो क्या होता है, उस कंडीशन में पत्ते को पूरी तरह से दवाइयां या पूरी तरह से पानी नहीं मिल पाता, अनटिल अनलेस की जड़ से पानी ना दिया जाए। तो उस कंडीशन में ये क्या करता है, ये स्प्रेडिंग का काम करता है। अगर खाली पानी में इसको मिला के दिया गया,
तो पत्ते पे बूंदे जमा नहीं होती, बल्कि जो पानी पत्तों पे गया है वो पूरे प्लांट पे एक साथ फैलाने का काम करता है। सेम यही काम ये करता है जब दवा मिला करके यूज किया जाए। ठीक है, जैसे किसी दवा के साथ में इसको मिला के यूज किया तो वो दवा को भी पूरा एक बराबर से पत्ते के हर एक कोने तक या पत्ते के नीचे साइड में जहां पर कीटों के अंडे होते हैं, जिनको निम्स बोलते हैं, निम्स तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद ये करता है पीएच बैलेंसर का काम। पीएच बैलेंसर क्या हुआ आपका कि जैसे पानी का पीएच कहीं कहीं पर आप देखते हो, मैं सिर्फ पानी के पीएच की बात कर रही हूँ, मिट्टी के पीएच की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत क्लियरली समझिएगा। मिट्टी का पीएच लेवल अलग होता है, पानी का पीएच लेवल अलग होता है। यानी कि एल्कलाइन जिसको बोलते हैं, है ना, खारापन जिसको बोलते हैं, कि क्षारीय पानी जिसको बोलते हैं। तो क्या होता है कहीं कहीं पर पानी बहुत खारा होता है, उसका जो पीएच लेवल होता है वो 9, 9.5, कभी कभी 10 भी होता है, कभी 11 भी होता है। तो ये पानी के खारेपन को कम करने का काम करता है, उसके पीएच लेवल को मेंटेन करता है। पानी का पीएच लेवल 6 से 6.5 के बीच में होना चाहिए, जो पानी पौधों को दिया जा रहा है, जिससे मिट्टी भी अच्छी होती है और पौधा भी स्वस्थ रहता है। तो ये जब पानी में मिलाया जाता है तो ये पानी के पीएच लेवल को कम कर देता है, इसलिए हम इसको पीएच बैलेंसर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको वेटिंग एजेंट की तरह भी बोलते हैं। वेटिंग एजेंट क्या होता है कि जैसे वेटिंग एजेंट का यूज इसको हम तब करने के टाइम पे बोलते हैं जब हम इसको डायरेक्ट मिट्टी में दे रहे होते हैं। देने का तरीका मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन जब हम मिट्टी में डायरेक्ट दे रहे होते हैं, करेक्ट। अब क्या होता है कि ये एक तो वेटिंग एजेंट हो गया। इसके बाद इसको स्टिकिंग एजेंट भी बोलते हैं। स्टिकिंग एजेंट ऐसा मान के चलिए कि जैसे मार्केट में आप लोगों ने नाम सुना होगा, चिप्पू नाम का एक प्रोडक्ट आता है, चिप्पू, है ना। तो चिप्पू क्या होता है कि वो पत्तियों पे प्रोडक्ट को जो अपना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के साथ में मिला के डालते हैं, तो वो पत्तियों पे चिपका देता है अपनी जितनी भी दवाइयां होती हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि जब बारिश आती है, अगर सपोज के फार्मर ने जैसे आज अभी उसने स्प्रे किया कीटनाशक का, लेकिन 2 घंटे बाद बारिश आ गई, तो स्टिकिंग एजेंट क्या करता है, उस बारिश से दवा को बचाए रखता है, क्योंकि वो दवा को पत्ते पे चिपका देता है तो जाता नहीं। जैसे ऐसा मान के चलिए कि जैसे हमने कोई दवा लगाई, हमें कहीं कट लगा, हमने दवा लगाई, हमने ऊपर से उसको बैंडेड लगा दिया। बैंडेड लगाते हैं तो क्या करते हैं कि चोट में पानी नहीं जाता है हमारा, है ना। तो ये एक लेयर ऐसी बना देता है कि आपकी जो दवाई है वो पूरी चिपक जाएगी, तो पानी उस पे असर नहीं करेगा, दवा का असर प्रॉपर आपकी क्रॉप पे नजर आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? हाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर करते हैं कि माटी रत्न क्यों यूज करना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन थोड़ी लार्ज करती हूँ। माटी रत्न को जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इरिगेशन के टाइम पे पानी के साथ भी मिलाया जा सकता है। ये क्या करता है कि मतलब जैसे आप ऊपर हेडिंग यूज करें, व्हाई शुड आई यूज माटी रत्न, तो आपसे फार्मर पूछेंगे कि माटी रत्न मैं क्यों यूज करूं, अरे ये प्रोडक्ट तो वहां भी मिल जाता है, मार्केट में भी ऐसे मिल जाता है, वैसे मिल जाता है। तो आपको उनको क्लियरली बताना है कि जो मार्केट में मिलता है वो चिपकू होता है और आपका जो प्रोडक्ट है वो 5-in-1 फॉर्मूला से बना हुआ है। ठीक है, ये क्या करेगा, जो फर्टिलाइजर का जो कंजम्पशन है, जैसे अगर इस प्रोडक्ट को आप मिट्टी में डाल रहे हैं तो यूरिया डीएपी की लागत को कम करता है, उनकी क्वांटिटी को कम करता है। क्वांटिटी को कम कैसे करता है कि जैसे या किसी और तरीके का भी फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, मिट्टी में जो सॉइल कंडीशनिंग का काम होता है, ठीक है, मिट्टी को जो मुलायम बनाने का जो काम होता है, तो ये सॉइल कंडीशन का काम करता है। जब सॉइल की कंडीशनिंग होगी तो बट ऑब्वियस है कि जो मिट्टी हमारी यूरिया डीएपी यूज कर करके एकदम सख्त हो चुकी है, तो ये उस शक्ति को कम करेगा। तो जब शक्ति कम करेगा तो जो यूरिया डीएपी 150 किलो यूज हो रहा है 50 किलो की बजाय, तो उसकी धीरे धीरे उसकी डोजेस कम होती चली जाएंगी, क्योंकि मिट्टी में ऑलरेडी लचीलापन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मिट्टी उतनी सख्त नहीं है कि पौधे को बहुत फाइट करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा उनको डोज की जरूरत पड़ेगी, या मिट्टी को बहुत ज्यादा उसकी दवा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी को जो फर्टिलाइजर का कंजम्पशन है वो ये कम कर देगा। फिर क्या करता है कि जैसे अब मैंने बताया कि जब ये स्टिकिंग एजेंट या ये पेनिट्रेटर की तरह काम करता है, तो जो भी दवाइयां इस पे यूज की जाती हैं ये उनकी भी लागत को कम कर देता है, क्योंकि दवा पूरी एक सार पत्ते में फैलती है, पूरे पौधे के जड़, पूरा पौधे के पीछे जो पत्ती का जो पीछे वाला भाग होता है जहाँ पे पत्तियों की नसें दिखती हैं,
ठीक है, वहां तक भी ये आराम से पहुंचा देती है दवा को। उस पे स्टिकिंग एजेंट का भी काम करती है। ठीक है, तो दवा की लागत भी कम हो जाती है, दवा का कंजम्पशन भी कम हो जाता है। ठीक है, इसको यहाँ तक आपको मेरे पॉइंट सारे समझ में आ गए होंगे आई होप। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप उसको नोट डाउन करते रहिए। इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे बहुत इत्मीनान से समझा रही हूँ आपको, ताकि आपके पास से कोई भी पॉइंट मिस ना होने पाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आप माटी रत्न को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, माटी रत्न को आप किसी भी क्रॉप में यूज कर सकते हैं, एनीवेयर। कोई भी क्रॉप आपकी हो, चाहे वो फ्रूट्स की क्रॉप हो, चाहे फ्लावर की क्रॉप्स हो, चाहे वो कमर्शियल क्रॉप्स हो, चाहे वो आपकी नॉन कमर्शियल क्रॉप्स हो, जैसे कॉटन है, शुगर केन है, यानी कि कॉटन, गन्ना, धान, पैडी। आप लोगों के यहाँ तो शायद गेहूं नहीं होता होगा महाराष्ट्र में, या कहीं कहीं होता है, आई डोंट नो। लेकिन उस पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आप जो इसकी जो सब्जियों की जितनी फसलें हैं उस पे भी यूज कर सकते हैं। अगर कहीं कहीं पे जैसे गुलाब की खेती होती है, गेंदे की खेती होती है, यानी मारीगोल्ड है ना, या रजनीगंधा की खेती होती है, आप उन पे भी इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे सपोज कि कोई फार्मर नहीं है ना, लेकिन उनके यहाँ क्या है कि उनके यहाँ लैंडस्केपिंग हो रखी है ना। लैंडस्केपिंग माने उन्होंने लॉन अच्छा बना रखा है, घास वास लगा रखी है। लोग घरों में जनरली बना लेते हैं ना, अपने बैठने उठने के लिए लॉन बना लेते हैं, तो आप वहां भी इसका यूज कर सकते हैं। आप इसका गोल्फ कोर्सेज में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कर्नाटका में अगर मैं बात करूं तो गोल्फ कोर्सेज हैं वहां पर, अच्छे अच्छे हैं। तो अगर आपके पास में कोई ऐसा क्लाइंट आता है कि जो लोग गोल्फ कोर्स जिनके रहते हैं, तो आप उनको भी ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। हाउस होल्ड प्लांट्स में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि जो लोग अपने गमलों में जो पौधे लगा के रखते हैं उस पे भी इसका यूज किया जा सकता है। जो जो नर्सरीज होती हैं जहां से हम लोग घर के लिए पौधे भी खरीदते हैं, और फार्मर भाई भी अपने पौधे खरीद लेते हैं, कि जैसे चिली के पौधे हैं तो चिली का नर्सरी जो तैयार की गई उसमें इसको यूज कर सकते हैं। जैसे गन्ना है तो गन्ने को लैब में भी तैयार किया जाता है, टिश्यू कल्चर लैब में, तो वहां भी इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, या किसी भी तरीके की नर्सरी बनाई गई, जैसे पैडी है, पैडी को भी बारिश आने के पहले उसकी नर्सरी तैयार की जाती है, तो वहां भी इसका यूज कर सकते हैं। और इन जनरल जो नर्सरी होती है, यानी कि जो जो लोग पौधे बेचने का काम करते हैं उनको भी नर्सरी बोलते हैं, तो उन नर्सरीज में भी इसका यूज किया जा सकता है। इसके बाद जो किचन गार्डन, जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे कुछ लोग अपने यहाँ लॉन बना लेते हैं, लैंडस्केपिंग कर लेते हैं, तो उनके यहाँ जो है ये प्रोडक्ट यूज होता है। ऐसे किचन गार्डन में भी यूज होता है। किचन गार्डन में जैसे लोगों ने अपने घरों में मिर्ची के, टमाटर के पौधे लगा लिए, धनिया पत्ती लगा ली, मेथी अपने यहाँ घर में लगा ली, पालक लगा ली, करी पत्ता लगा लिया है ना। इस तरीके के जो छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, या जैसे बहुत लोग बनाना का प्लांट लगा लेते हैं, बनाना लीफ है ना, तो वो बनाना के प्लांट पे भी घर में भी जो किचन प्लांट्स होते हैं, किचन गार्डन जिनका भी होता है, उनमें भी इसका यूज प्रॉपर किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं कि माटी रत्न की डोजेस क्या क्या है और यूजेस डायरेक्शन क्या है। अब ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है कि इसको यूज कैसे करना है। देखिए, इसका डोज होता है 5 ml पर टैंक, यानी कि 15 लीटर की टंकी में 5 ml का डोज जाएगा, यानी 0.33 ml पर लीटर वाटर। ये आप नोट कर लीजिए कहीं पर भी। 1 लीटर पानी में 0.33 ml जाएगा, और एक अगर 15 लीटर या 16 लीटर का टैंक है तो उसमें 5 ml जाएगा। मैंने पर लीटर की डोज इसलिए बताई कि कहीं कहीं पे 20 लीटर का भी पंप यूज होता है, तो 20 लीटर को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.33 से, तो 20 लीटर की डोज निकल करके आ जाएगी। ये तो हो गया इन जनरल जब हम इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। लेकिन जब हम इसको सिर्फ और सिर्फ सॉयल इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, यानी कि डायरेक्ट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मिट्टी में केवल इसका यूज किया जा सकता है, तो मिट्टी में इसका यूज करने के टाइम पे इसका डोजेस बढ़ जाता है। तो इसका जो डोज जाएगा वो एक टैंक में 10 ml का डोज जाएगा। अगर 200 लीटर का टैंक अगर हम यूज कर रहे हैं तो वहां पे 1 लीटर ये प्रोडक्ट जाएगा। 200 लीटर के टैंक में 1 लीटर, क्योंकि जनरली क्या होता है कि लोग आजकल टैंक से डायरेक्ट इरिगेशन जो सॉइल में करते हैं वो टैंक से करते हैं।
ठीक है, एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा रुक रही हूँ। रही थी, सॉरी टू इंटरप्ट। मैं ये बोल रही थी कि जैसे 200 लीटर के पानी में 1 लीटर की डोज आपको रखनी है जब डायरेक्ट मिट्टी में इसका इरिगेशन के टाइम पे यूज किया जा रहा है। खाली मतलब उस पानी में कुछ भी आपने कोई दवा नहीं मिलाई है, आपने कुछ भी उसमें नहीं डाला है, सिर्फ और सिर्फ पानी में आपने डाला है ताकि आपकी मिट्टी पे इसका असर हो, मिट्टी लचीली बने। तो वहां पे 200 लीटर पानी में 1 लीटर की डोज जाती है इसकी। अगर अब हम आते हैं हर्बिसाइड। हर्बिसाइड सब लोग जानते हैं क्या? हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? कोई भी मुझे तणनाशक ना, बताए। तणनाशक। हाँ जी। तणनाशक ना, तणनाशक। हाँ, जो ये खरपतवार होती है ना, जैसे जो घास राउंडअप फूस हो वगैरह जाती जैसे। है पौधों के बीच में, तो उसके लिए लोग हर्बिसाइड यूज करते हैं, है ना। तो हर्बिसाइड के साथ में इसकी डोजेस ज्यादा जाती हैं। हर्बिसाइड के साथ में जब इसको यूज करेंगे तो 15 लीटर पानी में 20 ml की डोज जाएगी, क्योंकि हर्बिसाइड को खत्म करने में ज्यादा वो खरपतवार को खत्म करने में थोड़ी ज्यादा ताकत लगती है किसी भी प्रोडक्ट की, क्योंकि घास फूस ना बहुत जल्दी अपनी जड़ें नहीं छोड़ता है। तो जब हर्बिसाइड के साथ में इसको यूज करना होगा तो 20 ml 15 लीटर पानी में जाएगा। यानी कि आप ये मान के चलो कि 1.2 ml पर लीटर वाटर, 1 लीटर पानी में 1.2 ml। ये डोजेज आप सब लोग नोट करते जाना है ना। बाकी आप बाद में भी पूछोगे तो मैं बता दूंगी, और ये पीडीएफ भी सबके पास रहेगा तो आपके पास में पूरी इंफॉर्मेशन भी रहेगी। इसके बाद में इसको आप पॉलियर स्प्रे में यूज कर सकते हैं, इसको आप ड्रिप इरिगेशन में भी यूज कर सकते हैं, आप इसको अगर ड्रेंचिंग में यूज करना चाहें तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, तो आप इसको सिंपल मिट्टी में मिला के भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर पानी भी नहीं मिल रहा है तो मिट्टी में मिलाइए और इसको यूज कर दीजिए। जब भी सिंचाई करेगा फार्मर तब भी जो है ये प्रोडक्ट अपना असर दिखा देगा, क्योंकि ये पड़ने के बाद में एकदम सूख जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही पानी के संपर्क में आएगा ये प्रोडक्ट अपना असर दिखाना शुरू कर देगा पानी के संपर्क में आते से ही। ठीक है, अब इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं? अगर आपको अपनी मिट्टी का जो खारापन है या जो मिट्टी की जो कठोरता है उसको अगर कम करने के लिए यूज करना है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि खेत में जगह जगह पे आप जो है डंडे गाड़ दीजिए। ठीक है, डंडे लगा दीजिए, उस पे इसको इसके तली में छोटा सा एक छेद कर दीजिए बॉटल की तली में, और इसको बांध करके उसी डंडे पे टांग दीजिए। जिससे क्या होता है कि एक एक बूंद गिरती जाएगी मिट्टी में, और जब जब भी पानी की सिंचाई की जाएगी तो वो पूरे फैल जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आप माटी रत्न में स्प्रेडिंग की क्वालिटी है, स्प्रेडिंग का इसके अंदर एक तत्व है, तो ये स्प्रेड करने का काम करेगा, यानी पूरे को फैलाने का काम करेगा। तो जरूरी नहीं है कि आप पानी में मिला के दें, कैसे दें, अगर कुछ भी नहीं है तो इसमें जब भी बारिश तो होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि बारिश नहीं हुई, आपके खेत में प्रोडक्ट पड़ा है उसका कोई हानि नहीं है। जब भी बारिश भी होगी तब भी ये अपना असर दिखाना शुरू कर देगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज करने का सिंपल तरीका है। बाकी अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इस प्रोडक्ट को जब भी कीटनाशक के साथ में या इसको कभी भी फंगीसाइड के साथ में अगर यूज करना है, तो पहले आपको कीटनाशक या फंगीसाइड नहीं मिलाना है, तब ये प्रोडक्ट असर नहीं करेगा। तो पहले आपको क्या करना है कि 15 लीटर का अगर टैंक है या 1 लीटर का पानी भी है, तो उसमें पहले आपको अपना माटी रत्न मिलाना है, जो डोजेस मैंने आपको बताई है उसके हिसाब से, और उसके बाद में आपको उन डोजेस के हिसाब से पानी में आपको माटी रत्न मिलाने के बाद तब उसमें कोई भी कीटनाशक मिलाना है। तो ये कीटनाशक का जो असर है उसको बढ़ाने का काम करेगा, उसके असर को और दुगना कर देगा। तो जैसे अगर किसी कीटनाशक की डोज 5 ml है ना, तो 5 ml ही डालना पड़ेगा फार्मर को, 10 ml नहीं डालना पड़ेगा। आजकल क्या होता है कि डायरेक्ट पानी में का पीएच ज्यादा रहता है, फार्मर उसमें कहता है कि नहीं 5 ml में हमको रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन उसको बेसिक चीज नहीं पता है कि रिजल्ट का रीजन क्या है ना आने का। तो वो क्या करता है कि 5 की बजाय 10 ml डाल देता है। तो इसका डायरेक्ट तो असर नहीं दिखा, लेकिन इनडायरेक्ट क्या असर दिखा, जहां पर उसकी खेत में 1000 रुपए की लागत आ रही थी वहां पे उसको 2000 रुपए लगाने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी दवा दुगनी लग रही है।
आई बात समझ में? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को, तो दवा दुगनी ना लगे इसलिए इसको पहले पानी में माटी रत्न को मिलाना है, उसके बाद आपको कोई भी कीटनाशक या फंगिसाइड कोई भी आपको मिलाना है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? तो मैं दूसरे प्रोडक्ट पे आऊंगा। ये स्टिकर का काम करता है ना मैडम? ये स्टिकर का भी काम करता है, स्प्रेडर का भी काम करता है, पेनिट्रेटर का भी काम करता है, और ये अपना पीएच बैलेंसर का भी काम करता है। ओके ओके, जो दवाई का जो असर है वो ज्यादातर स्प्रेड करने के लिए ज्यादा, उसके लिए हाँ, ज्यादा दिनों तक रहेगा और ज्यादा असर रहेगा कम डोज में भी। जैसे जो कंपनियां और जो कीटनाशक और बाकी दवाइयों का जो डोज रेकमेंड करती है ना, उन दवाइयों का डोज फार्मर को उतना ही डालना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये पूरे एकदम कोने कोने तक दवाई को पहुंचा देगा। इजीली पत्तियां उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी क्योंकि पत्तियों पे पेनिट्रेट हो जाएगा। तो जब पेनिट्रेट हो जाएगा तो निम्स पे भी, अगर कीटनाशक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, कीट क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उनके अंडों तक दवाई नहीं पहुंचती, और अंडे कहाँ होते हैं? वो पत्ते के पीछे होते हैं। तो आप पत्ते को पलट पलट के तो दवा का स्प्रे नहीं मार पाओगे। स्प्रे तो जो भी होता है वो ऊपर से ही होता है पत्तियों के। तो ये पत्तियों के बीच में से, मतलब पूरा पत्ती इसको एब्जॉर्ब कर लेती है दवा को, और जो जहाँ पे अंडे होते हैं पत्ती के पीछे, वहां पर भी दवा को पहुंचाने का काम करता है ये। ठीक है, आया सबको समझ में? आप लोग हैंड रेस कर सकते हो, हैंड रेस करने में किसी को कोई मनाही नहीं है। हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। जो अभी फ्रूट्स के प्लांट्स जो है, ठीक है, जैसे कि आम हो या बनाना हो या और भी कुछ जो बढ़िया रहते हैं ना, तो उनको क्या करते हैं, लागत बहुत लगती है, ठीक है। हाँ। वेजिटेबल्स हो या छोटे मोटे प्लांट हो, उसमें हम 5 ml से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और वो जो गन्ना हो या फ्रूट लेवल की जो प्लांट्स है ना, उसको जिनकी हम हाइट ज्यादा होती है। हाँ हाँ, हाइट ज्यादा होती है, लागत ज्यादा लगती है, ठीक है। तो उस प्लांट को हम कौन से हिसाब से दे सकते हैं उसका? उसको आप ना सीधे सॉइल एप्लीकेशन में दीजिए। हाँ, सॉइल एप्लीकेशन में, हाँ, सॉइल एप्लीकेशन में दीजिए। हाँ हाँ, उसका ml कितना रखना है? मैंने बताया था ना, 200 लीटर पानी में 1 लीटर जाएगा। अगर आप 200 लीटर पानी ले रहे हैं ना, तो जनरली क्या होता है, जैसे गन्ना है या जैसे मैंगो हो गया, अनार हो गया, है ना, अनार की भी फसल बहुत होती है आपके महाराष्ट्र में, है ना, अनार है, अंगूर की फसल बहुत होती है आपके यहाँ। तो जैसे इन सब में क्या करना है ना, 200 लीटर का डायरेक्ट ड्रम चलता है आपकी तरफ, है ना, तो 200 लीटर के ड्रम में 1 लीटर मिला दीजिए और उसका जड़ों के पास में स्प्रे कर दीजिए। या ड्रिप के थ्रू अगर आपका चल रहा है तो ड्रिप चलने दीजिए, ड्रिप में भी आपका वही डोज जाएगा। तो प्रोडक्ट का डोज जो है 1 लीटर आपको डालना है 200 लीटर पानी में। और अगर थोड़ा इसका डोज ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई इसका नुकसान नहीं है, फायदा ही रहेगा। नहीं, उसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। हाँ, इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है कि ये प्रोडक्ट क्या है और कैसे काम करता है? हाँ, हो गया। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने सेकंड प्रोडक्ट पर, जो कि प्रोडक्ट है अपना कृषि अमृत, है ना। कृषि अमृत आपको जैसे प्रोडक्ट के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये एक कृषि के लिए वरदान के टाइप का एक प्रोडक्ट है, जो कृषि में या किसी भी पौधे में, किसी भी क्रॉप में अगर कोई भी समस्या आ रही है, कीटों को छोड़ करके, कीड़ों को छोड़ करके कोई भी समस्या आ रही है, तो ये उन सब से अपने क्रॉप को बचा कर रखता है, सुरक्षित करके रखता है। कैसे रखता है, मैं आपको सबसे पहले बताऊं, कृषि अमृत क्या है। कृषि अमृत एक आपका ओवरऑल ग्रोथ को इनहेंस करने का काम करता है। सबसे पहली चीज, ये क्रॉप बैलेंसर आप इसको बोल सकते हैं। ओवरऑल ग्रोथ का काम करता है, यानी कि प्लांट को जब मैंने स्टेजेस अभी आपको दिखाई थी, तो वहां पे जो सीडलिंग की जो स्टेज थी, सेकेंड स्टेज, वो सीडलिंग से ले करके और प्लांट की हार्वेस्टिंग तक, यानी जब फ्रूट्स या जो भी हमारी फाइनल क्रॉप है उसकी हार्वेस्टिंग के पहले तक हम इसको यूज करते हैं। इसमें क्या खासियत है वो मैं आगे बताती हूँ। ये
आप ग्रोथ समझ गए, ओवरऑल की प्लांट की ग्रोथ पे काम करता है। ये क्या है, ये अमीनो एसिड और विटामिन और जो नेचुरल एंजाइम्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ प्रोडक्ट है। अब आपको मैं थोड़ा डीप में समझाती हूँ, अमीनो एसिड क्या काम करता है? किसी को आइडिया है अमीनो एसिड क्या काम करता है? चलिए, अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आप सबकी नॉलेज के लिए बताऊं कि अमीनो एसिड हमारे शरीर में भी होता है, ठीक है? अमीनो क्या काम करता है हमारे शरीर में? जैसे आप प्रोटीन जानते हैं, प्रोटीन हमारे शरीर में प्रोटीन क्या काम करता है? प्रोटीन हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है, कोई भी बताएगा? आप लोग मुझे बताओ, इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोग आपस में जब बात करते हो ना एक दूसरे से, तो कोई भी क्वेरी है तो आप लोग आपस में ही एक दूसरे की लैंग्वेज में समझ सकते हो। प्रोटीन क्या काम करता है हमारी बॉडी में? हमारे मसल्स को बनाने का काम करता है, हमारे वेट गेन का काम करता है ना, हमें स्वस्थ रखने का, हमें एनर्जी लेवल देने का काम करता है। तो वैसे ही अमीनो एसिड काम करता है प्लांट्स में। ये क्या करता है, इसीलिए इसको ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ का भी इनहेंसर माना जाता है कि प्लांट की मोटाई कितनी होनी चाहिए, प्लांट कितना मोटा होना चाहिए, यानी कि उसका तना कितना थिक होना चाहिए, उसकी पत्तियां कितनी मोटी होनी चाहिए, किस साइज की होनी चाहिए, और उनका कलर कैसा होना चाहिए, यानी पत्तियों में जो क्लोरोफिल है वो कितना होना चाहिए, ठीक है? किस तरह की जो पत्तियों में शाइनिंग है वो कितनी होनी चाहिए, पत्तियों और जो प्लांट की एक जो हाइट है वो कब कब बढ़नी चाहिए, और हाइट के साथ साथ वो प्लांट घना, एक घनत्व होता है ना प्लांट में कि पत्तियां बहुत अच्छी आई तो प्लांट थोड़ा घना घना दिख रहा है। अब घने को क्या बोलेंगे, ओमकार सर आप बताओगे, या विनायक सर, कि आपके यहाँ लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे? कोई भी प्लांट है अगर वो थोड़ा सा भरा भरा सा दिख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे आपके? भरपूर पानं वगैरे असलेलं असं. है ना, ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो ये क्या करता है, ये उसी ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे फिर मैं यहाँ पे एक बच्चे का एग्जांपल दूंगी, जैसे आपका बच्चा है, आपका बच्चा अगर 1 साल का हो गया तो डॉक्टर बोलता है ना, या गूगल पे भी आप सर्च करो कि 1 साल के बच्चे का वेट कितना होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए। वैसे प्लांट में भी होता है कि प्लांट 1 महीने का हो गया तो उसकी हाइट और वेट कितना होना चाहिए, ये उसको मेंटेन करता है। अमीनो एसिड का ये रोल होता है आपके प्लांट में, ठीक है? दूसरा, जो विटामिन हैं, विटामिन क्यों पौधे के लिए, किसी भी प्लांट के लिए विटामिन क्यों जरूरी होते हैं? जैसे हमारी बॉडी को मल्टीविटामिन की जरूरत इसलिए पड़ती है, किसी भी ह्यूमन बॉडी को। मेरी आवाज आ रही है सभी को? अरे देखिए, हमारी ह्यूमन बॉडी को मल्टीविटामिन की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि हमारी इम्यून सिस्टम अच्छा हो, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, और हमें रोगों से लड़ने की क्षमता मिले, और हम जो है स्वस्थ रहें। इसीलिए तो मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ती है हमको। ऐसे प्लांट को भी मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ती है कि जैसे सपोज कि बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, लेकिन अब प्लांट कैसे जीवित रहेगा? उसके पास लड़ने की क्षमता ही नहीं है क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी है ही नहीं। तो विटामिन जो इसमें मिले हुए हैं कृषि अमृत में, वो क्या करेंगे, प्लांट को मल्टीविटामिन प्रोवाइड करेंगे अलग से, अगर प्लांट जमीन से नहीं ले पा रहा है तो इसको देने पे, ताकि पौधा जो है वो स्वस्थ रहे, उसके अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप हो, और वो पौधा जो है रोगों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाए। ताकि किसी, सपोज बाढ़ आ गई, बाढ़ में जनरली क्या होता है कि पौधा जो है वो गिर जाता है ना, दब जाता है। तो बाढ़ आ गई, अगर बहुत ज्यादा बाढ़ है, बहुत ही ज्यादा बाढ़ है कि कंट्रोल में नहीं है और सभी कुछ डूब गया, तो एक अलग की बात है। लेकिन अगर हल्का फुल्का ज्यादा बारिश भी हो गई ना, तो लेकिन प्लांट आपका गिरेगा नहीं, मजबूती से खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन भी है, उसके अंदर अमीनो एसिड भी है, और उसने उसको दिया गया है, और उसको मल्टीविटामिन भी दिए गए हैं, और उसको ग्रोथ एंजाइम्स भी दिए गए हैं, ठीक है, जो कि प्लांट को खड़ा रखने में मदद करते हैं। प्लांट डगमगाएगा नहीं कि जरा सी हवा चली और प्लांट आपका गिर गया, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद ये क्या काम करता है, जैसे कृषि अमृत मैंने बताया आपको कि ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ पे काम करता है। अब इसका सेकंड सबसे अच्छा इसका बेनिफिट क्या है इस प्रोडक्ट का? इसका सेकंड बेनिफिट है फ्लावरिंग पे। जब वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी कि आपने भी देखा था ना, यंग प्लांट के बाद में एडल्ट प्लांट जब होता है, जब उसमें फ्लावर आने की स्टेज होती है, जैसे अभी आप में से किसी भाई ने पूछा ना कि अ, आम के पेड़ होते हैं या अनार के पेड़ होते हैं, तो उसमें
आम के पेड़ में भी आप लोगों को पता होगा बहुत ढेर सारे से फूल एक साथ में आते हैं, जिसको बौर बोलते हैं, हमारे यहाँ की लैंग्वेज में बौर बोलते हैं उसको। आम में बौर आता है, लेकिन उसी टाइम पे क्या होता है, पतझड़ चल रहा होता है ना, पतझड़ का सीजन चल रहा होता है। तो जब हवा बहुत तेज चलती है तो वो बौर जो है ना गिर जाता है नीचे। जब बौर नीचे ही गिर जाएगा तो आपका क्या फल उसमें बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्या फलों का उत्पादन पूरा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या होता है कि जब ये कैसे, अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट डालने से ये क्या काम करेगा? ये पौधों में जो फ्लावरिंग की जो स्टेज है, जो फूल आए हुए हैं उनको मजबूती देने का काम करता है। मजबूती देने का काम करता है, तो ये जो कितने भी सीजन के जो अप डाउन होते हैं ना, तो उसमें आपके प्लांट पे जो भी फ्लावर आया हुआ है ये उसको डैमेज होने से बचाता है। वो गिरेगा नहीं, जैसे अभी मैंने आम का एग्जांपल दिया है ना, ये गिरता नहीं, गिरने नहीं देता। सेकेंड थिंग क्या करता है, आप लोगों में से शायद बहुतों लोगों को नॉलेज होगा इस चीज का, कि किसी भी प्लांट के फ्लावर में मेल फीमेल का रेशियो चलता है। अगर मेल फीमेल का रेशियो नहीं होगा तो वो प्लांट कभी भी फ्रूटिंग दे ही नहीं पाएगा, है ना। तो फ्रूट में कन्वर्जन के लिए मेल फीमेल का रेशियो प्लांट का होना सही होना बहुत जरूरी है। 50-50% का रेशियो होता है, तब प्लांट में फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। या 70 और 30 का भी चल सकता है। इससे नीचे का अगर रेशियो जाता है तो ये आपको क्रॉप की जो मेन फसल है वो आपको ज्यादा नहीं मिल पाती, क्योंकि वहां पे जो फीमेल फ्लावर है वो फ्रूट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये रेशियो चलता है, साइंटिफिक रेशियो है एक। तो ये मेल फीमेल के रेशियो को सही करता है, फूलों की ड्रॉपिंग रोकता है। और फूलों की ड्रॉपिंग रोकेगा तो जो फूलों के जो बड्स बनने शुरू होते हैं ना, जैसे बड्स में कैसे बताऊं, आप जब देखते हो कि फ्लावरिंग स्टेज जब रहती है, आने वाली होती है ना, तो छोटे छोटे एक दाने जैसे प्लांट पे नजर आने शुरू हो जाते हैं, है ना, ऊपर की साइड में मोती मोती जैसे दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये इनको बड्स बोलते हैं। ये बड्स बनने की प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर देता है ना, थोड़ा अच्छा कर देता है, ताकि बड्स बहुत अच्छे बने, ताकि फूल ज्यादा संख्या में आए, फूल गिरने से रुके, और फूलों का कन्वर्जन फ्रूट में ज्यादा होने पाए। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? हाँ, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक पिक्चर इमेज यहाँ पे आपको दिख रही होगी, मैंने लगाई प्लांट हार्मोन्स एंड ग्रोथ, ये कैसे काम करते हैं, देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे अब मैं बात करूं कि हार्मोनल इंटरेक्शंस इन्फ्लुएंस प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, मैंने यहाँ पे एक चार्ट लगाया हुआ है। ये आपकी अलग अलग, इसमें आप लोग चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कि आपको समझ में आएगा ज्यादा। कि ये प्रोडक्ट देखिए पहले रूट्स पे भी काम कर रहा है, ठीक है, एक ऑक्सीजन की तरह काम कर रहा है। उसके बाद ये आपका जाता है, जब हम लेफ्ट साइड में पहले देखते हैं, तो ये क्या करता है कि जो बड्स के जो वो जो अपने नोट्स के जो साइज है, किसी भी प्लांट में एक गैप होता है ना पत्तियों के बीच में, जैसे एक जगह पे पत्ती आ गई, फिर थोड़ा गैप हुआ, फिर उसके बाद पत्तियां आ गई, तो ये जो जिसको तना भी बोलते हैं, तो ये तने को बढ़ाने का काम करता है, मजबूत करने का काम करता है। इसके बाद फ्लावरिंग को जो जो यंग प्लांट है उसमें, यंग प्लांट में ही फ्लावर लाने का काम करता है, एडल्ट प्लांट में नहीं। ये प्रोडक्ट आपका इसीलिए अच्छा है क्योंकि जब यंग प्लांट में ही जब फूल आते हैं तो उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है। और आज की समस्या यही है कि प्लांट जब एडल्ट हो जाता है तब उसमें फ्रूटिंग होती है, और वो फ्लावरिंग होती है, सॉरी, और फ्लावरिंग के बाद में जब फ्रूटिंग कन्वर्जन तक पहुंचता है तो हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाता है, तो सारे फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो ही नहीं पाते, और अगर हो भी जाते हैं तो उनका साइज डेवलप नहीं हो पाता है, तो फिर अलग से दवाइयां और ऑक्सीटोसिन दे दे करके उनका साइज बढ़ाया जाता है। ठीक है, जो कि अपने ह्यूमन बॉडी के लिए तो बहुत ही घातक है, और आने वाली जनरेशन के लिए तो घातक है ही है, या जो जनरेशन अभी चल रही है उसके लिए ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा घातक एक तत्व है। तो ये ओवरऑल ये इस तरीके से अपना प्रोडक्ट काम करता है कि इनहेंस आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा भी आपको दिखा रही हूँ, ये इससे आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? ये कॉटन का आपका लगा हुआ है कि कैसे काम कर रहा है। देखो फ्लावरिंग स्टेज में किस तरीके से काम कर रहा है, कि जैसे ओवरी भी अच्छी हो रही है, ठीक है, प्लांट में जो एक फूल बनने की जो प्रोसेस है पूरी वो अच्छी हो रही है। उसके बाद उसके बड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बड्स के बाद में जो उसका ओवरऑल जो जैसे ये तो कॉटन है, लेकिन मैं बात करूं कि जो फाइनल जो क्रॉप का हमको जो प्रोडक्शन मिल रहा है
वो हमारा बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है ना। आगे बढ़े। हाँ बढ़िए। तो यस मैम। अब इसका बेनिफिट क्या क्या है देखिए, कि अब मैं एक 1 बाय 1 आपको समझाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। पहला है इंक्रीज नंबर ऑफ बर्ड, शूट्स, ब्रांच एंड अल्टीमेटली फ्लावर्स। ये मैंने जैसे आपको भी बताया कि बर्ड्स को बढ़ाने का काम करता है, शूट्स को बढ़ाने का काम करता है, ब्रांचेस को बढ़ाने का काम करता है। जैसे कई सारे पौधों में आप लोगों ने देखा होगा ना कि बहुत सारे पौधों में पौधा हाइट तो लेता जाता है, लेकिन उसकी अलग अलग ब्रांचेस नहीं फूटती हैं, है ना। मतलब पौधा आपको सीधा सीधा दिखेगा, लेकिन जैसे अभी मैंने क्या बताया था आपकी लैंग्वेज में, जो सर ने बोला ना कि वो हरे भरा जैसे जो दिखता है प्लांट, तो वो तभी दिखेगा जब उसमें ब्रांचेस होंगी अलग अलग, है ना। तो ये ब्रांचेस को के फुटाव का काम भी करता है, ठीक है। और फ्लावर की संख्या में तो वृद्धि करता ही है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद है बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स बाय प्लांट। जैसे जो प्लांट सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स गए हुए होते हैं, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो इनको जो फीडिंग रूट्स हैं वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब आप देखिए, जो आपका माटी रत्न एक प्रोडक्ट है, उसने क्या काम किया एक्टिवेटर की तरह, कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स को ऊपर लेकर के आ गया, ताकि पौधे की जड़ें आसानी से वहां तक पहुंच के वहां से जो है अपना जो भी खाना है वो उससे प्राप्त कर सके। अब इसके साथ में अगर आप कृषि अमृत भी डालते हैं मिला करके, तो वहां पे क्या बेनिफिट होगा कि फीडिंग रूट्स जो है ना, वो ज्यादा क्वांटिटी में, मतलब जितनी क्वांटिटी एक प्लांट को जरूरत है न्यूट्रिशन की, उतनी क्वांटिटी में उसको ले लेगी। जैसे एक यंग बच्चा है तो उसकी खुराक 2 से 3 रोटी होती है, ठीक है। तो 2 से 3 रोटी जैसे वो खा सकता है, ऐसे एक एडल्ट प्लांट की जरूरत होती है कि उसको इतना परसेंट एनपीके चाहिए, इतना परसेंट उसको ह्यूमिक चाहिए, और इतना परसेंट उसको, ये सारे अलग अलग परसेंटेज हैं। ये मैं कभी बाद में आपकी ट्रेनिंग होगी तो मैं इन परसेंटेज पे भी बात करूंगी, क्योंकि वो बहुत लंबा फिर टॉपिक हो जाएगा। तो किस परसेंट में उनको क्या चीज चाहिए, वो उस परसेंट में उस वो खाना वो वहां से ले सकते हैं, बेहतर तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो इनका जो रेडिकुलर सिस्टम जो होता है किसी भी प्लांट का, ये उसके डेवलपमेंट को बढ़ाता है, ठीक है। अब रेडिकुलर प्लांट को मैं आपको हिंदी में कैसे बताऊं, कि जैसे एक पाचन क्रिया जो होती है ना किसी भी प्लांट की, ठीक है, उस पाचन क्रिया को बेहतर बनाने का काम करता है, इनका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का काम करता है। अब जो एक पौधे की एजिंग की जो प्रोसेस होती है, जैसे एक किसी भी क्रॉप की लाइफ साइकिल होती है, किसी की 5 महीने होती है, किसी की 6 महीने होती है। जैसे शुगर केन है, गन्ने की फसल जो है वो उसकी 6 6 महीने की क्रॉप होती है। लेकिन क्या होता है कि समय से पहले ही पौधा जो है वो पूरा एडल्ट हो जाता है, तो ये उसकी एजिंग जो प्रोसेस है उसको कम करने का काम करता है। पौधा ज्यादा टाइम तक यंग रहेगा, ताकि वो भरपूर आपको जितना भी क्रॉप है वो आपको भरपूर ईल्ड दे सके, भरपूर उत्पाद दे सके। और उसके बाद में जब उसकी एज आएगी तब वो पौधा जा करके मतलब एडल्ट प्लांट में कन्वर्ट होगा। एडल्ट के बाद की प्रोसेस जिसको हम कहते हैं वो उसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है, जो प्रकाश संश्लेषण जिसको हिंदी में बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, यानी खाने को जो बनाने की जो प्रक्रिया है, उसको ये बहुत फास्ट कर देता है, इंक्रीज कर देता है, और इसको स्टिमुलेट करने का भी काम करता है। फिर जो ब्लूमिंग ड्यूरेशन है, फ्लावर की जो क्वालिटी है, ईल्ड की जो क्वालिटी, जैसे फ्लावर की क्वालिटी मैंने क्या बोला, फ्लावर थिक होंगे, ज्यादा घने होंगे, ज्यादा संख्या में आएंगे, मेल फीमेल का रेशियो बराबर होगा, वो करेगा। फ्रूटिंग पे कैसे काम करता है, जैसे ही फ्रूट का कन्वर्जन चालू होगा, तो ये फ्रूट का शेप है, उसका साइज है, फ्रूट यहाँ पे फ्रूट और वेजिटेबल दोनों से मतलब है ना। तो जैसे उसका फ्रूट या वेजिटेबल का जो शेप है, जो साइज है, जो कलर है, उनका जो पल्प है, पल्प के स्वाद को अच्छा करेगा, पल्प बहुत अच्छा बनाएगा। भाई हम सब्जी और फल क्यों खाते हैं, ताकि जो हमको नेचुरल जो हमको मिलना चाहिए मल्टीविटामिन और जो हमको मिनरल्स मिलने चाहिए, वो सारे हमको सब्जी और फलों से मिल जाए। ये इसीलिए तो हम खाते हैं ना फल और सब्जियां। तो हमको इनडायरेक्टली उसके सप्लीमेंट्स ना लेने पड़े, इसलिए
तो जब फलों में या सब्जियों में वो गुण बचेंगे नहीं, जब फल और सब्जियों में मिनरल्स रहेंगे नहीं, तो आप कितना भी फल सब्जी खा लो लेकिन आपको सप्लीमेंट लेने ही पड़ेंगे। तो ये क्या करता है कि उन गुणों को भरपूर मात्रा में फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में पहुंचाने का काम करता है, ताकि मिनरल्स और जो मल्टीविटामिन या जो और भी एंजाइम्स जो होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, ये प्रचुर मात्रा में फ्रूट में या वेजिटेबल में उपलब्ध हो सके, ये उसका काम करता है। ठीक है, पल्प को अच्छा करने का काम करता है, साइज बढ़ाएगा फ्रूट का, उसकी शाइनिंग अच्छी करेगा। ठीक, इसके बाद में और जब रोगों से और कीटों से लड़ने की क्षमता आप ये बढ़ा ही देगा, तो बट ऑब्वियस है कि फ्रूट और फलों का उत्पादन ज्यादा आपको मिलेगा। इसके बाद जैसे मैंने पहले भी बताया था कि फ्लावर ड्रॉपिंग को रोकता है, फूल जो गिरने की जो समस्या होती है उससे इसको बचा लेगा, और फ्लावर से फ्रूट का कन्वर्जन बढ़ाता है। जैसे सपोज कि आपके प्लांट में 80% फ्लावर बचे, लेकिन फ्रूट आपको कितना मिल रहा है, 10% या 20%, तो ये कन्वर्जन सही करेगा। अगर आपके फाइनल फ्लावर आप फ्रूटिंग स्टेज से पहले 80% के फ्लावर हैं, तो अपना प्लांट ये काम करेगा कि कम से कम 70 से 75% आपको फ्रूटिंग में कन्वर्जन मिल जाए और फ्रूट भी आपको अच्छा मिले, उसकी भी ड्रॉपिंग को रोकने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि जैसे मैंने बताया कि साइज और वेट फ्रूट का बढ़ाता है, फ्रूट की शाइनिंग बढ़ाता है। ठीक है, जो स्ट्रेस लेवल जो प्लांट में आ जाता है किसी भी कीटनाशक या के जरिए, या ज्यादा सर्दी हो गई या ज्यादा गर्मी हो गई, तो प्लांट भी क्या है ना एक स्ट्रेस में आ जाता है। देखते होगे आप लोग, प्लांट का स्ट्रेस हमें कैसे समझ में आता है, प्लांट थोड़ा सा डल 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 सा दिखता है, थोड़ा मुरझाया हुआ सा दिखने लगता है। आप खेत में जाओ, अब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और एक दिन पानी डिले हो गया, तो पत्तियां सारी नीचे की तरफ झुकी हुई आपको नजर आती हैं, तो वो कंडीशन को हम लोग प्लांट स्ट्रेस बोलते हैं कि प्लांट बहुत स्ट्रेस में है। तो ये क्या करता है कि प्लांट को स्ट्रेस में जाने से रोकता है, क्योंकि प्लांट के पास में भरपूर मात्रा में खाना है, मेटाबॉलिज्म उसका अच्छा है, उसका क्लोरोफिल अच्छा है, उसमें फोटोसिंथेसिस प्रॉपर चल रहा है। तो पानी अगर एक दिन डिले भी हो गया तो आपका पौधा मुरझाएगा नहीं, आपका पौधा स्ट्रेस में नहीं जाएगा। ठीक है, ये इसके बेनिफिट्स रहते हैं जो कि मैंने आपको अभी बताया है। अब इसका जो इसके भी डोजेस की अगर हम बात करें, तो ये प्रोडक्ट अपना सिर्फ गन्ने में अगर आप इसको दे रहे हैं, गन्ने की फसल है, तो आपको इसको ड्रिप या ड्रेंचिंग से देना पड़ता है। ड्रिप ड्रेंचिंग की एप्लीकेशन अगर किसी को नहीं पता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और बाकी फूलों में और फलों में इसको स्प्रे के माध्यम से ही दिया जाता है। इसका भी डोज 5 ml 15 लीटर के टैंक में है, यानी 1 लीटर में 0.33 ml का इसका भी डोज जाता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? हेलो मैडम। हाँ, बस यहाँ तक ही अपनी ये प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन थी। अब अगर आप लोगों के पास में क्वेश्चन अगर आप लोगों ने नोट किए होंगे, तो हम क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं आफ्टर 2 मिनट्स। तो आप लोग प्लीज एक एक करके क्वेश्चन पूछेगा, मैं सबके आंसर देती जाऊंगी। ठीक है, अभी आप में से कोई बोल रहे थे, आप पूछिए सर, क्या पूछ रहे थे आप? हेलो मैडम, नमस्ते। हाँ बताइए। हाँ मैडम, ये गन्ने को अगर हम यहाँ ड्रेंचिंग भी देते हैं, ड्रिप से भी ये करते हैं, लेकिन अगर स्प्रे करना है तो 5 ml ही डालना पड़ेगा मैडम? नहीं, गन्ने पे इसका डोज 10 ml का डोज जाएगा। 10 ml का डोज जाएगा? हाँ, गन्ने पे देखिए, गन्ने पे अगर आप इसका यूज कर रहे हैं ड्रिप और ड्रेंचिंग में, ठीक है, हाँ। तो भी इसका 10 ml का डोज जाएगा, और अगर आप इसका स्प्रे में यूज कर रहे हैं तो इसका 8 ml का डोज जाएगा 15 लीटर के टैंक में। जी जी, अच्छा है मैडम। तो हमारे इधर हमें कर्नाटक के वक्त पड़ता है मैडम, तो इधर हम ज्यादा स्प्रे ही ज्यादा करते हैं। हाँ, तो 8 ml आप डालिए ना इसको 15 लीटर के टैंक में। जी जी, अच्छा है। ठीक तो है, 5 ml का इस पर डिस्प्ले में था इसलिए पूछा मैडम। ये तो छोटी फसल के हो सकता है, सही बात हाँ, है। ये नहीं, ये छोटी बड़ी सारी फसलों पे, जैसे अभी आप गन्ना एक ऐसी फसल होता है ना जिसको पोषण की ज्यादा जरूरत होती है, हाँ, क्योंकि 6 महीने की क्रॉप होती है उसकी, 6 मंथ की क्रॉप होती है, और गन्ने की हाइट हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि गन्ना जितने भी, अगर मैं पाम ट्री की बात करूं, जैसे कर्नाटका में तो पाम भी बहुत होता है ना, एरेका पाम बहुत होता है ना, होते हैं। है ना, तो पाम की हाइट कितनी होती है?
तो पाम की हाइट के बाद में अगर कमर्शियल क्रॉप्स में बात करूं तो गन्ना सबसे हाइटेड पौधा होता है। यस मैडम। अगर कमर्शियल क्रॉप की बात करूं तो और उसमें क्या होता है, गन्ने में सबसे बड़ी बात क्या होती है, उसके नोट्स ही होते हैं। उसमें पत्तियां तो बहुत ऊपर एकदम ऊपर चली जाती हैं, तो वो नीचे का जो पोषण है, गन्ने में कोई आपको फूल नहीं मिल रहा है ना। गन्ना तो डायरेक्ट काटा जा रहा है लकड़ी की तरह, लेकिन जो हाँ। उसके नोट्स हैं, सारा का सारा खेल तो उसके नोट्स में ही होता है ना, जो बीच के नोट्स बनते हैं। तो वो हाँ। नोट्स को अच्छा बनाएगा, बनाने के लिए तो गन्ने में क्या है ना, पोषण हमेशा ज्यादा लगता है। तो गन्ने में जब पोषण अगर ज्यादा लग रहा है तो बट ऑब्वियस है कि कोई भी दवा आप डालोगे उसकी डोजेज ज्यादा ही जाएंगी। ये चाहे अपना प्रोडक्ट हो या कोई भी प्रोडक्ट आप अगर उस पर यूज कर रहे हो। इन जनरल अगर मैं बताऊं कि अगर आप किसी क्रॉप पे किसी भी उसकी प्रोडक्ट की अगर आप डोज मान लो आप डाल रहे हो कि 50 ml आपने डाला, ठीक है, 1 एकड़ में, तो गन्ने में 1 एकड़ में आपका कम से कम 200 ml का प्रोडक्ट जाएगा। यस मैडम। गन्ने की फसल ज्यादा ज्यादा लेती है पोषण। हाँ मैडम। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि गन्ने पे आप स्प्रे कर रहे हैं तो 8 ml से स्प्रे करिएगा। लेकिन हाँ। सर ये हमारा रिकमेंडेशन यही है कि गन्ने की फसल में स्प्रे ना करके आप उसकी ड्रेंचिंग कर लीजिए, तो रूट्स के थ्रू ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। गन्ने में स्प्रे में आपको रिजल्ट थोड़ा लेट मिलेगा और थोड़ा कम रिजल्ट मिलेगा। हाँ मैडम, सही बात है क्योंकि मैडम। गन्ना गन्ना पूरा पोषण जड़ों से ही लेता है। बस से लेता है मैडम। हाँ, सही तो बात। इसको ना ड्रेंचिंग में डालेंगे आप गन्ने की फसल में तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। ओके ओके, थैंक यू मैडम। ठीक है, ओके, वेलकम। और कोई क्वेश्चन है किसी का? हेलो मैडम। हाँ बोलिए सर। हाँ, अभी ये जो प्रोडक्ट है ना, जो भी वो तो नेचुरल केयर है ना? हाँ, पूरा नेचुरल प्रोडक्ट है सर। हाँ, तो ये प्रोडक्ट जब यूज करते हैं तो फलों में जो जो पौधों में आप डालने की बात करते हैं, तो वो जो पौधा है जैसे अमरूद का हो या सेब का हो या अनार का हो, तो उसका स्मेल जो नेचुरल स्मेल रहता है वो फलों में रहेगा क्या? हाँ, वो रहेगा सर उस पे, बल्कि ये तो हाँ, स्मेल जो नेचुरल है वो रहेगी, क्योंकि अपना प्रोडक्ट 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। हाँ, क्योंकि अभी तो जो दवाई यूज होती है, यूज करने के बाद जो फल उगते हैं जैसे कि कोई पपीता हो या फ्रूट हो, उसमें वो स्मेल ही नहीं है। हाँ, स्मेल नहीं है सर। आप ये कह रहे हो, आप अभी देखो, पहले कहीं पर अगर कोई साग भाजी बनती थी, उसकी खुशबू पूरे एरिया में फैल जाती थी, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि केमिकल प्रोडक्ट इतना यूज हो रहा है ना कि आप खुशबू उसकी आती नहीं। जैसे सबसे ज्यादा खुशबू देने वाला फल कौन सा है? आम, मैंगो, है ना। मैंगो की तो बहुत सारी वैरायटी है, चाहे कर्नाटक में भी मैंगो बहुत अच्छा होता है और अपना गुजरात में भी होता है और महाराष्ट्र में भी मैंगो की खेती होती है। तो मैंगो क्या होता है कि जब पहले काटते थे या जब उसको उठाते थे ना हाथ में, तो उसकी खुशबू एक अलग आती थी। अब मैंगो में खुशबू नहीं आती है ना। जैसे मस्क मेलन में खुशबू नहीं आती है अब। मस्क मेलन भी ऐसा लगता है आर्टिफिशियल है, सिर्फ मीठा मीठा लगता है, वो भी ऐसा लगता है कि इंजेक्शन से उसमें चीनी दे दी गई है ना। लेकिन ये अपना प्रोडक्ट उसी चीज को तो बैलेंस करने के लिए है सर, कि जो उसके नेचुरल जितनी भी चीजें हैं वो उन चीजों को बैलेंस करके चले। इसीलिए मैंने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में कि अपना प्रोडक्ट जो है ना, इसको क्रॉप बैलेंसर के नाम से जाना जाता है। ये हर चीज को बैलेंस करने का काम करता है, कुछ भी एक्सेस नहीं हो, कुछ भी कम ना पड़े न्यूट्रिशन में, उसी चीज को बैलेंस करने का काम करेगा। और स्मेल, जो नेचुरल स्मेल है वो प्रॉपर रहेगी, और जो उसका जो एक नेचुरल जो मिठास होती है किसी भी सब्जी में या किसी भी फल में, ये उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। अच्छा, ठीक है, ओके। ठीक है मैडम, इसकी प्राइस क्या है? सर, इसकी प्राइस आपको सर से पता चलेगी, या जिस दिन प्रोडक्ट लॉन्च होगा उस दिन आपको पता चलेगी। प्राइस मैं अभी इसका सर नहीं बता सकती बिफोर लॉन्चिंग। बाकी आप लोगों को प्रोडक्ट का पूरा यूज करने का तरीका समझ में आ गया है सभी लोगों को? प्लीज बताइए, प्रोडक्ट यूज करने में और प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स हैं वो सभी को समझ में आ गए हैं? हाँ, आ गए। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी आगे? कुछ भी हो तो आप एक बार पूछ सकते हैं, या अगर आपको लगेगा तो एक बार दूसरी भी हम लोग ट्रेनिंग कर लेंगे।
जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए। अब क्या होगा इस ट्रेनिंग के बाद जब प्रोडक्ट लॉन्च होगा, आप जब फार्मर से मिलोगे जाकर के, तो तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपने क्या चीज आपको याद है क्या नहीं याद है ना? इसकी पीपीटी भी मिलेगी ना हमें? हाँ मिल जाएगी ना, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। ओके। ठीक है ओमकार सर, विनायक सर हैं क्या मीटिंग में? यस मैम, यस मैम। सर तो अभी कुछ और आपके भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप बता सकते हैं। अभी क्वेश्चंस तो मेरे कुछ भी नहीं है। अभी क्वेश्चंस हमारे जैसे कि भारत पाटिल सर है और हमारे ग्रेट लीडर दयानंद कोरे सर है, तो वो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो कोरे सर, भारत पाटिल सर। हेलो सर। हाँ सर। हाँ जी सर बताइए। एक्चुअली मैम ने एक ही टॉपिक छोड़ा नहीं है, ठीक है? पूरा डीपली जितना भी नॉलेज हो सकता है उतना दे चुके मैडम, ठीक है? तो प्रैक्टिकली जब काम स्टार्ट रहेगा ना, तब थोड़ा बहुत तक हाँ देखिए, प्रैक्टिकल करने में ही आपको समझ में ज्यादा आएगा। अभी मैं कुछ भी आपको बता दूंगी आप। हाँ अभी तो क्यूरीज 1% भी कोई क्यूरीज नहीं रही, ठीक है? हाँ, मैम ने सब कुछ आसान भाषा में और जितना चाहिए उतना तो हम तक पहुंचाए, ठीक है? और बाकी का जो काम है ना, तो फील्ड पे जाके हम जब काम करेंगे तब ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस आएंगे और आंसरिंग। देखिए मैं आपको बताऊं, जब आप जब फील्ड में जाएंगे तो आपके सामने क्या क्या क्वेरीज आएंगी मैं आपको बताती हूँ। आजकल फार्मर्स जो है ना मल्चिंग यूज करते हैं, है ना? मल्चिंग जानते होंगे आप लोग। तो जब मल्चिंग वाला फार्मर आपको मिलेगा ना, तो वो क्वेरी आपके सामने लाएगा कि अरे कैसे यूज करना है, क्या करना है और कितना करना है। तो आपको वहां पर आपको अपनी समझ दिखानी है, क्योंकि मैंने उसका भी आपको बताया है कि जहां पर मल्चिंग होगी वहां पे ड्रिप इरिगेशन जरूर होगा, है ना? ड्रिंचिंग होगी, ड्रिंचिंग भी होती है, ड्रिप इरिगेशन भी होता है। तो अगर ड्रेंचिंग हो या ड्रिप इरिगेशन हो, तो जस्ट डबल डोज से आपको उसका प्रोडक्ट का यूज करवाना है, करेक्ट? ठीक है, ओके। तो उनका जहां से भी पानी का सप्लाई है वहां पे जो प्रोडक्ट की एक लीटर का जो आपको डोजेस कैलकुलेट करना आ गया ना, कि 1 लीटर में अगर 0.33 ml जा रहा है तो 20 लीटर में कितना जाएगा भाई? 20 से आप मल्टीप्लाई कर दो 0.33 को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना जाएगा। यानी कि 20 लीटर की मैं बात करी तो 0.66 ml आपका जाएगा कितना उसमें 20 लीटर में, ठीक है? 66 ml, यानी कि 5 ml आपका जा रहा है किसमें? 5 ml आपका कितने में जा रहा है आप लोग बताओ? अभी मैंने ट्रेनिंग 15 लीटर में, करेक्ट? तो जब आपका 20 लीटर में जाएगा तो वहां पे क्या जाएगा? 6.6 ml, क्योंकि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 0.33 मल्टीप्लाई बाई 20। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है बस। लीटर का डोजेज मैंने इसीलिए दोनों प्रोडक्ट का बता दिया आपको, ताकि उस लीटर की डोज आप याद रखिए। फिर फार्मर कितना भी पानी यूज कर रहा है ना, आप उसके अकॉर्डिंग उसको जो है मल्टीप्लाई करके दे दो, चाहे फिर वो मल्चिंग में यूज करे, ड्रिप में करे, कैसे भी करे। आपको बस ड्रिप में ये याद करना है कि ड्रिप में भी अगर डोजेज दे रहा है वो ड्रिप के थ्रू। ड्रिप क्या होता है कि पाइप के थ्रू अंदर पानी मिट्टी में चलता रहता है, तो वहां पे प्रोडक्ट की डोजेज ज्यादा लगती है। तो वहां पर आपको कैसे कैलकुलेट करना है कि पर लीटर में आप सिर्फ ड्रिप में, ड्रेंचिंग की बात मैं नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ड्रिप में आपको 0.66 ml आपको पर लीटर से कैलकुलेट करना है, ठीक है? ये डोज आप लिख सकते हो। तो ये आपके सामने मल्चिंग वाला एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है? फिर आपके सामने क्वेश्चन आएगा, फार्मर आपको ये बोलेगा कि इसकी कॉस्टिंग कितनी है, हमको 1 लीटर की डोज कितने में हमको जो है 1 पंप की दवा कितने में पड़ रही है। तो वो जब आपके सामने जब प्राइसेस आएंगे तो आप 1 पंप की दवा का प्राइस भी निकाल सकते हो, है ना? वो अगर आपको लगेगा तो कभी आगे अगर जरूरत पड़ी हो तो सर विनायक सर भी आपकी हेल्प कर देंगे कि 1 पंप की दवा आपको कितने में पड़ रही है, ताकि फार्मर आपसे जान सके। और फार्मर का कंसर्न ही यही होता है भाई, उसके जो कंसर्न मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया तो वो यही तो बताया मैंने कि फार्मर के कंसर्न क्या है भाई, उसकी लागत हमको कम करके उसका प्रॉफिट बढ़ाना है, उसका खर्चा कम करके उसकी इनकम हमको बढ़ानी है ना? तो इनकम कब बढ़ेगी? जब प्रोडक्ट अच्छा होगा, दमदार होगा और उसकी लागत कम हो जाएगी।
तभी तो उसकी इनकम बढ़ पाएगी, नहीं तो वो तो पूरे लागत में ही अपना पैसा लगाता चला जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, ये क्वेश्चन आप माइंड में रखो। बाकी तो जब आप लोग जाओगे फील्ड पे या फार्मर से बात करोगे तो आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा। और एक क्वेश्चन है मैडम। हाँ बताइए। हाँ, जो नर्सरी रहते हैं ना, यानी कि गन्ने का जो प्लांट तैयार होता है, ठीक है, तो नर्सरी वालों का ज्यादातर क्या होता है कि उनको 22 से 8 दिन तक उनका क्रॉप बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। 28 दिन होने के बाद उनको सेल करने के लिए वो अवेलेबल रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर हमारे यहाँ नवंबर से आगे गन्ना लगाने का काम चल रहा है, ठीक है। तो दिसंबर और जनवरी में बहुत सर्दी बहुत मतलब होती है, अवेलेबिलिटी कम रहती है। हाँ, क्रॉप की अवेलेबिलिटी कम होती है, तो नर्सरी वालों का क्या होता है कि उसी टाइम उनको प्रोडक्शन डबल चाहिए, ठीक है। तो एज कंपेयर टू अनदर जो प्रोडक्ट्स है ना केमिकल वाले, हमारा तो ऑर्गेनिक में बनता है, ठीक है, तो केमिकल्स वाले जो रहते हैं ना, उसको कम्पीट करेगा क्या हमारा प्रोडक्ट? हाँ बिल्कुल करेगा सर, बिल्कुल कम्पीट करेगा। और जो केमिकल वाले जो प्रोडक्ट, हाँ ये कम डेज में ज्यादा प्रोडक्शन का काम करेगा। उनको क्या रहता है कि अपनी बैच जो है ना, लेकिन उसके लिए क्या करना है, जैसे ही वो नर्सरी में जब गन्ने की नर्सरी तैयार कर रहे होते हैं ना, तो उसमें जब 21 डेज का प्लांट होता है ना, 21 डेज जब हो जाता है प्लांट का सीडलिंग होने के बाद में, है ना, तो 21 डेज के बाद से आपको इस प्रोडक्ट को यूज करवाना शुरू कर देना है। अच्छा। हाँ, यानी कि सीडलिंग का जो उनका जो सीडलिंग जैसी हुई तो इस प्रोडक्ट का यूज करवाना स्टार्ट करवा देना है आपको। अच्छा 10 दिन तो रहता है सीडलिंग में। हाँ, तो इसीलिए तो सीडलिंग का जैसे 21 दिन का प्लांट इसीलिए बोले, तो 10 दिन में तो सर बहुत अंतर आ जाता है। ठीक है मैडम, थैंक यू। 10 दिन का ही तो पूरा गेम रहता है सर सीडलिंग के बाद में। हाँ वही तो है। हाँ, वही तो उनको क्या करता है, उनका क्या मानना है कि 22 या 28 दिन तक उनका क्रॉप बेचने के लिए रेडी होना चाहिए। हाँ, तो ये आराम से हो जाएगा सर। ओके, थैंक यू मैडम। बिल्कुल हो जाएगा। मैडम कीटनाशक में मारता जो फवारते हैं ना, हाँ, तो ये दोनों प्रोडक्ट मिलाकर भी मार सकते हैं उसमें? नहीं, कीटनाशक में सर अपना कृषि अमृत नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि अगर आप पौधे को मतलब जहर भी दे रहे हो कीड़े को और साथ में खाना भी दे रहे हो, तो कीड़ा मरने में बहुत टाइम लग जाएगा ना। मर तो जाएगा लेकिन टाइम ज्यादा ले लेगा, तो क्या मतलब है। तो इसलिए आप ऐसा समझो कि एक आप खाना, ये अपना कृषि अमृत पौधे का खाना है, तो कीड़ा भी तो वो खाना खाएगा ना जब आप इसको मिला करके दोगे तो। सही। तो कीड़ा भी अगर खाना खाएगा तो बट ऑब्वियस है कि कीड़ा और बलवान हो जाएगा। तो जो मरने में 4 घंटे 6 घंटे ले रहा है, तो वो 2 दिन ले लेगा फिर मरने में। तो कीटनाशक का असर कम हो जाएगा। तो इसलिए इसको मिलाना नहीं है, इसको अलग दो एज अ जब ये देते हैं ना टॉनिक, जब दिया जाता है, जब टॉनिक की जगह अपना प्रोडक्ट यूज करवाइए आप। और कीटनाशक में अपना जो माटी रत्न है उसको यूज करवाइए। माटी रत्न, उसमें कीटनाशक मिलाने से पहले पानी में माटी रत्न को मिला ले और उसके बाद कीटनाशक मिलाए, तो उसका असर बढ़ जाएगा कीटनाशक का, और जल्दी रिजल्ट मिलेगा। कृषि अमृत नहीं मिलाना है कीटनाशक में, माटी रत्न को मिलाना है। ओके। ठीक है विनायक सर। यस मैम, यस मैम। आप आगे कुछ लगेगा तो आप कोऑर्डिनेट करिएगा फिर मुझसे, है ना, या ओमकार सर कर लेंगे। यस जी बताइए। यस मैम, यस मैम। आप कुछ कह रहे थे सर? अगर किसी का और कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप मैम से पूछ सकते हैं अपने ये प्रोडक्ट के बारे में या खेती के बारे में। कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है
तो फिर हम यहाँ पे ठहर जाते हैं फिर। ओके, थैंक यू सो मच मैडम जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपना जो माटी रत्न और खुशियाँ अमृत जो अपने खेती का जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे मल्टीपल में ये दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। इसका रिजल्ट्स भी हमने लिया है और इसकी वजह से ये प्रोडक्ट ब्लीच शाइन में ये लॉन्च किया है और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमको पूरा इसके बारे में हमको ट्रेनिंग के माध्यम से आपने समझाया और किसी का कोई भी क्वेश्चन रहता है तो वो भी आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाए। तो हम आपको दिल से थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू मुझे आपको बोलना है कि आपने मौका दिया। काफी सालों बाद आज मैंने बहुत ट्रेनिंग करी है। मैं पहले ट्रेनिंग करती थी लेकिन बीच में कुछ चीजों की वजह से मुझे ट्रेनिंग रोकनी पड़ी अपनी, लेकिन आपके जरिए फिर से शुभारंभ हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब आप लोगों से बात करूंगी, मेरा सबसे यही कहना है, जितने भी लीडर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं या जितने भी पर्सन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे सबसे बस एक ही कहना है, आप लोग जाइए और जितना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं पूछिए, जितना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उससे क्या होगा, मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी। भाई एक टीचर, अभी मेरा रोल क्या है, एक टीचर का रोल है। आप मुझसे कुछ पूछोगे नहीं तो मुझे तो लगेगा मैंने सब कुछ सही पढ़ा दिया आपको, है ना। लेकिन जब आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो मैं भी तो कहीं ना कहीं उसको फिर से पढ़ाई करूंगी ना, तब आपको सही आंसर दे पाऊंगी। तो सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने ये सारी चीजें बता सकूं, प्रोडक्ट में किसानों के हित के लिए बात कर सकूं, प्रोडक्ट की क्या खासियत है वो बता सकूं। तो उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया और बहुत 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 धन्यवाद सर आपका। और आगे भी मेरी कोशिश जारी रहेगी कि आप लोगों को मैं कुछ ना कुछ नई बातें कृषि से रिलेटेड बताती रहूं। यस मैम, यस मैम। मलिक सर आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ कहना चाहता हूँ, इसलिए तो आपकी बात चल रही थी इसलिए रुका था मैं। तो जो हाँ मैडम, तो जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट तो ग्रेट ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी देखिए अपना जो महाराष्ट्र है, यहाँ पे खेती तो चलती रहती है, लेकिन खेती में कैसे, जैसे जमीन कस जैसे रहता है, जमीन यहाँ पे काली जमीन पर है और लाल वाली मिट्टी पे जमीन रहती है और कंकड़ी वाली पण रहती है। तो ऐसे तीनों प्रकार की जहाँ जमीनें रहती है वहाँ पे एक प्रोडक्ट कैसे काम करेगा? सर ये इक्वल काम करेगा, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अपने दोनों प्रोडक्ट यूनिवर्सल फॉर्म में बनाए गए हैं, नैनो टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, जिससे कि किसी भी तरह की मिट्टी, किसी भी तरह का वेदर, किसी भी तरह का पानी, है ना, हर कंडीशन में अपना प्रोडक्ट इक्वली काम करेगा। और सर ने तो ट्रायल भी लिए हुए हैं, विनायक सर ने तो पूरा प्रोडक्ट यूज करके भी देख लिया अलग अलग जगहों पे। विनायक सर के पास रिजल्ट भी हैं। हाँ वही तो गुड बात है फिर ये तो। क्योंकि तो हर जगह पे जाएंगे तो हर फार्मर तो यही सवाल करते हैं ना, अगर मेरे जमीन में पानी कम है, इधर ऐसे यूज करेंगे तो उसका फसल वैसा अच्छा होगा कि नहीं, उसको दिक्कत रहेगी ना वो बोलने में। देखिए इसीलिए मैंने क्या बोला, जो आपका माटी रत्न प्रोडक्ट है ना सर, माटी रत्न जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बना ही इसलिए है ताकि वो मिट्टी की या पानी की किसी भी तरह की कमी को पूरा कर सके। और माटी रत्न का एक बहुत अच्छा, एक मैं बताना भूल गई थी, आप अच्छा क्वेश्चन आपने किया, मैं बताना भूल गई थी कि माटी रत्न का एक अपना गुण ये भी है कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। मतलब जैसे कहीं पर अगर अभी 1 एकड़ में 100 लीटर पानी यूज हो रहा है, लेकिन अगर आप माटी रत्न को मिक्स करके डालेंगे ना तो 70 लीटर पानी यूज होगा और पानी लंबे समय तक रहेगा। ठीक है। और बारिश के सीजन में जस्ट उल्टा काम हो जाएगा। बारिश आने से पहले अगर आपने इस प्रोडक्ट को यूज कर दिया ना तो ये मिट्टी पे लेयर बना करके चलेगा ना, तो जिससे पानी बहुत ज्यादा देर तक बारिश का पानी रुकेगा नहीं, खेत में निकल जाएगा। तो इसीलिए यूनिवर्सल प्रोडक्ट ही हमने बनाए हैं, इसलिए लॉन्च किए ताकि हर तरह की मिट्टी में काम कर सके, हर तरह के वेदर में काम कर सके, हर तरह के टेम्परेचर में काम कर सके। जैसे महाराष्ट्र में भी मिला जुला टेम्परेचर है, कहीं पर गर्मी ज्यादा होती है, कहीं पर नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, कहीं पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है ना। तो
हर एक कंडीशन में काम कर सके। जैसे अगर अपना प्रोडक्ट 24 डिग्री में काम कर रहा है तो अपना प्रोडक्ट 40 डिग्री में भी सेम काम करेगा, और सेम डोजेस के साथ में, जो डोजेस इसके रेकमेंडेड है उसी डोज में काम करेगा। मैडम और एक क्वेश्चन अभी आया है। हाँ बताइए। अभी सर ने जो सवाल किया ना, उसी हिसाब से आपने जो अभी बोला ना कि बारिश के दिन का, मुझे क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ, हमारा जो एरिया आता है वो कोकण साइड आता है, ठीक है। तो अधिकतर बारिश हमारे यहाँ रहती है, ठीक है। और काली मिट्टी का सर ने जो मुद्दा बताया कि हमारे यहाँ काली मिट्टी जो रहती है वो क्या करती है कि पानी का स्टोरेज बहुत करती है, ठीक है। और बारिश के ज्यादा होने के फसल नहीं बढ़ती, ठीक है। और तो हम क्या करते हैं कि अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं उसी समय, क्योंकि मिट्टी को हीट की जरूरत रहती है ना उस टाइम। यानी कि फॉर एग्जांपल गणेश फेस्टिवल के पहले, ठीक है, नागपंचमी आपके यहाँ पता है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ज्यादातर अगस्त, नागपंचमी से लेकर सितंबर का सीजन रहता है वो। हाँ चलिए, हाँ अगस्त का रहता है, ठीक है। तो अगस्त और सितंबर, जुलाई एंडिंग के बाद, ठीक है। लेकिन जुलाई की जो लास्ट सप्ताह रहता है ना, लास्ट वीक रहता है ना, वहां से लेके गणेश फेस्टिवल तक बारिश का जो रेशो है ना वो हमारे यहाँ बहुत ही रहता है, ठीक है। तो उस टाइम हम ज्यादातर अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं 2-3 बार, क्योंकि करना ही पड़ता है, ठीक है। तो अमोनिया का आप लागत जो आपको पता है, ठीक है, आई थिंक 900 रुपए के, और वो वार चल रहा है तो अभी तो मिलना ही मुश्किल है, ठीक है। हाँ अभी तो बहुत शॉर्टेज भी बहुत चल रही है उसकी। हाँ वो तो मैं फेस कर रहा हूँ अभी। तो मुझे क्या, अभी आधार कार्ड लिंक रहेगा तो फर्टिलाइजर देते हो शॉप पर, ठीक है। वो अभी चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है कुछ करीब, ठीक है। तो मेरा सवाल ये था कि हम बारिश के दिन उसका या कर सकते हैं क्या, ड्रिंचिंग कर सकते हो क्या? सर आप करिए, और उसको माटी रत्न मिला करके करिए, है ना। माटी रत्न नहीं, हाँ माटी रत्न का यूज करिए आप, आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा सर। प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। हाँ आप माटी रत्न को मिला करके करिए, उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उससे हीट मिलेगी क्या, माटी को हीट मिलेगी क्या? हाँ माटी को हीट मिलेगी सर, हीट तो नहीं मिलेगी लेकिन उसके कुछ उसमें जो कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं ना अपने माटी रत्न में, कि वो जो कंडीशन आप बता रहे हैं ना उस कंडीशन को वो सुधारने का काम कर देगा। अच्छा। हाँ उसकी टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी है, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं ऐसे कि जैसे मैंने बोला ना कि वो एक लेयर का काम करेगा। तो जो जैसे हाँ जो बारिश का पानी जहाँ पे जम रहा है, जो इकट्ठा हो रहा है, ये उस पानी को ड्रेन करने का काम करेगा। तो हम पानी हाँ जब भी पानी खेत में बन जाता है ना, तो हम बाद दिन प्रतिदिन हम पानी निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन पानी निकालने के बाद भी वो असर जो रहता है ना, उसका असर रह जाता है सर। उसके लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट और बताऊंगी। जैसे मैं समझ गई आपका क्वेश्चन, तो क्या है अपना प्रोडक्ट तो काम करेगा, जो वो करेगा ही। उसके लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट और बताऊंगी, वो आपके यहाँ मार्केट में इजीली मिल जाता है प्रोडक्ट, है ना। वो प्रोडक्ट आप उसमें डालेंगे तो वो जो आपके यहाँ वो नमी वाली जो प्रॉब्लम रह जाती है ना पानी निकालने के बाद में, वो उस नमी को वो सोख लेगा पूरा प्रोडक्ट। अच्छा। भाई पानी निकालने का काम तो आप माटी रत्न मिला करके करोगे तो पानी तो ड्रेन होता रहेगा, लेयर बन जाएगी। एक सर आता है हाइड्रोजेल करके प्रोडक्ट आता है, हाइड्रोजेल, वो हाँ हाइड्रोजेल करके प्रोडक्ट आता है। वो कहाँ से मिलेगा, मैं उसका लिंक भी आपको एक बार सर को शेयर कर दूंगी, तो आपको उसका भी एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से मिलेगा। ऑनलाइन भी मिल जाता है, आप उसको मंगा करके डालेंगे ना तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। पानी जमने वाली जगहों पे क्या होता है, मैं समझ गई कि पानी तो निकल जाता है लेकिन पानी का जो नमी रह जाती है वो आपका खेत को खराब करती है अंदर ही अंदर, है ना। तो उसमें मतलब क्या है मैडम, सूख नहीं पाता है। 60-70 डेज तक जो बारिश रहती है ना वो कंटिन्यूसली रहती है। हाँ
ठीक है। नहीं तो उसके लिए वो बीच में- हाइड्रोजेल वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट रहेगा सर। हाँ, वो प्रोडक्ट आपको हाँ, मार्केट से भी मिलेगा। वो प्रोडक्ट का लिंक अगर रहेगा तो, क्योंकि अभी तो और ईश्वर ने चाहा तो हमारे विनायक सर ही उसको लॉन्च करेंगे हाइड्रोजेल प्रोडक्ट को, आपको यहीं से मिल जाया करेगा। अच्छा नहीं, सनलाइट मिलती है ना, ज्यादा दिन तक सनलाइट मिलती नहीं है। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ, उस दिन में क्या रहता है कि सनलाइट ज्यादा दिन तक नहीं मिलती ना। हाँ हाँ, तभी तो मैंने बोला कि तो वो वही वो बहुत खाली बड़ा अपना मतलब है। अपना माटी रत्न तो देखो, माटी रत्न जो काम करेगा वो करेगा ही, लेकिन उसके साथ में आपको ऐसा भी प्रोडक्ट डालना पड़ेगा जो कि नमी को सोखने का काम करे, नमी को सुखाने का काम करे, है ना। तो वो नमी को सुखाने के लिए जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपका हाइड्रोजेल ही आता है। वो आपको मैं बता दूंगी। अभी आपको अगर अभी ठीक तो है। सर देखो, मार्केट कंडीशन बहुत खराब चल रही है कि मार्केट में क्या अवेलेबिलिटी क्या नहीं, ये नहीं पता, लेकिन हाँ मैं विनायक सर को उसका लिंक डाल दूंगी। अगर किसी को भी लग रहा है ना तो आप मार्केट से भी ले सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू मैडम। ठीक है सर। चले सर, एंड करें। सभी को शुभ रात्रि। और वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मलिक सर। आप कोई हाँ नहीं सर। हाँ नहीं, बोलिए ना। आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं पूछेंगे बस। सर किसी का एक मैसेज है कि अगर ये इंफॉर्मेशन हिंदी में अवेलेबल होगी तो बहुत अच्छा होगा। सर देखिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको हिंदी में भी इसका पीडीएफ या पीपीटी शेयर कर दूं, है ना। ये ओके इन्होंने भी ये मैसेज किया है ना, तो अभी क्या है, अपना पूरा पीपीटी इंग्लिश में हाँ यस मैम। है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इसको हिंदी में भी आपको करके दे दूं, है ना। थोड़ा टाइम लग जाएगा, ओके हाँ, लेकिन मैं करके दूंगी आपको, है ना। ओके मैम। ओके ओके सर, थैंक यू। शुभ रात्रि सभी को। और हाँ बंद करें, ठीक है। और आप लोगों का हाँ सर। बहुत अच्छा हो। हाँ सर, कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं सर, मैडम ने सब कुछ बता दिया है, जो कोई क्वेरीज थे वो भी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अभी प्रोडक्ट के माध्यम, प्रोडक्ट का जो मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है ना अभी आने वाला, उसके लिए तो कुछ भी मुझे सब कुछ समझ में आया। मैंने नोट्स भी निकाले, आई थिंक 4 पेज पूरे नोट्स दोनों प्रोडक्ट के टॉपिक। थैंक यू। इतने पेज की तो मेरी पीपीटी भी नहीं है सर। नहीं, मुझे जो लगता है ना, अच्छा। आपने जो बताया और आपको बताते समय मैं रीड करता, आप जो स्क्रीन शेयर कर दे रहे थे ना, वो तो मैं पढ़ रहा था। ठीक है, जितना भी मुझे समझ में आता है वो मेरे लैंग्वेज में मैंने वो नोट डाउन किया है कि फील्ड में मेरी लैंग्वेज चलेगी, इंग्लिश बोलने के नहीं चलेगा। नहीं, तो मैंने क्या किया है, ट्रांसलेट करके मैंने नोट डाउन किया है मुझे क्या बोलना है, क्यों मैं कैसे समझा सकता हूँ। ठीक है सर, देखो वही तरीका अच्छा होगा जब आप अपनी लैंग्वेज में उसको समझोगे और अपनी लैंग्वेज में समझाओगे। हाँ, उसीलिए तो 4 पेज हो गए ना। ठीक है, अभी प्रोडक्ट के सिलसिले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ समझ गया है। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। और बाकी कुछ भी लगेगा तो दोबारा जरूर मौका दीजिएगा सर, है ना। यस ठीक है, मैम। 100% आपकी हेल्प रहेगी मैडम। ठीक है, बिल्कुल सर, एनी टाइम आप पूछिए, मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। बहुत सारी हेल्प चाहिए मैडम, आपका ऐसा ही आशीर्वाद रहेगा हमारे। अरे सर, बस आप लोग आशीर्वाद प्रभु देने वाला है, प्रभु सबको भलाई दे, आप लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा चले, बहुत ग्रो करो, और जो भी चैलेंजेस आए प्लीज उनको नोट डाउन करिएगा और मुझसे बताइएगा जरूर। ठीक है, लेकिन मैडम बात है कि प्रभु के साथ साथ गुरुजन का भी रहना चाहिए ना। अभी तो आप हमारी टीचर है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने बोला। तभी मैं कह रही हूँ, अब आपने टीचर का ओहदा दे ही दिया तो मैं चाहती हूँ मेरे सारे स्टूडेंट जो है ना फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए। है ना। चल बिल्कुल सर, चलिए सर, मैं रखती हूँ। ओके, सभी को शुभ रात्रि। ओके, शुभ रात्रि। ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच मैडम जी। थैंक यू सर, थैंक यू।
मैडम जी, हाँ सर बोलिए। ओमकार सर जी बात कर रहे हैं आपसे। हाँ बताएं। मैडम जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, बताओ। नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा आपने आज जो ट्रेनिंग थी बहुत अच्छे से तरीके से हाँ सीखा ही और बहुत अच्छा लगा। और आप ट्रेनिंग ऐसे चलो देते सर। हैं कि बहुत अच्छी आवाज़ आ रहा है ना मैडम? हाँ आ रहा है सर, बताओ। हाँ, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है और ऐसा ट्रेनिंग दी है कि सबको समझ में आया है। मेरे को तो समझ में सर आया है। कोशिश, देखिए कोशिश करना अपना काम है, बाकी करने वाला तो सब ऊपर वाला है। ऊपर वाले ने बुद्धि समझ खोल के रखी इस टाइम पे, तो मैं आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से बता पाई। तो मैं तो सच बताऊं तो आप लोगों, मैं तो फिर भी यही कहूंगी, आप लोगों ने मौका दिया कि इस लायक समझा कि मैं आप लोगों को प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे पाऊं। ठीक है। और बस आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए। अच्छा, अभी वो माती रत्न का आपला जो प्रोडक्ट है ना वो अभी तो हमारे खेत में पानी नहीं है, बराबर है? हम्म और पानी हम्म नहीं है, पानी की थोड़ा देर लगने वाला है पानी के लिए, ठीक हम्म है? हम्म वो हम्म माती रत्न का जो प्रोडक्ट है वो हम्म हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं? उधर कुछ पानी नहीं माटी है। रत्न का हम्म। जैसे पानी नहीं है ना, तो मैंने क्या बोला, जैसे आप उसको, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जगह 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 पे डंडे आप लगा करके खेत में, और उसमें एक जो अपनी बोतल के तले में छोटा सा एकदम बारीक सा छेद कर दीजिए, ताकि वहां से एक एक बूंद अपना प्रोडक्ट निकलता रहे। ठीक है, अच्छा अच्छा। एक पहला तरीका बता रही हूँ अभी। हम्म। तो वो जो है वो अपने खेत में पड़ता रहेगा, तो जब भी पानी लगाओगे ना, तो वो पानी के साथ में दवा पूरे खेत में फैल जाएगी, ऑटोमेटिकली फैल जाएगी, उसमें आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो गया, अगर अभी पानी नहीं है, बिल्कुल अभी पानी में टाइम है, टाइम है। तो एक एक आप क्या करो, अपने खेत की मिट्टी ले लो। खेत की मिट्टी, हाँ वो मैंने खेत सुना है खेत की इसलिए। मिट्टी ले लो, ठीक है। हम्म। खेत की मिट्टी लेके उसमें जो मैंने डोजेस बताई है, वो डोजेस उसमें मिक्स करा लो, अच्छा ठीक है। अच्छा। और मिक्स कराने के बाद उसी मिट्टी को आप छिड़क दो अपने पूरे खेत में। अच्छा, वो मिट्टी कितनी तो भी लेनी प्रोडक्ट चाहिए आप? एक एकड़ में कम से कम 50 किलो होनी चाहिए, और उसमें 1 लीटर प्रोडक्ट होना चाहिए। 50 किलो होनी या चाहिए? 500 ml भी डालेंगे तब भी चलेगा है। अच्छा, 50 किलो होनी चाहिए? 50 किलो मिट्टी 1 एकड़ में रहनी चाहिए, ताकि 1 एकड़ आपको में। स्प्रेड करते बन जाए, यानी कि अच्छा, ब्रॉडकास्टिंग समझते हो आप? ब्रॉडकास्टिंग जैसे यूरिया और डीएपी डाली जाती है ना डीएपी खेत डालने में, से ब्रॉडकास्टिंग होता बराबर है बराबर है। है ना? उसी अच्छा तरीके से मिट्टी भी खेतों में डाली जाती है। तो मिट्टी में आप 500 ml आप मिला लो 50 किलो मिट्टी में। अच्छा, वो अभी मिलाकर हाँ हमने डाली है, आज डाली है, वो हाँ कितने दिन बाद हाँ। उसके पानी लगाना पड़ेगा? उसके कितने दिन बाद, उसके बाद में जब आपको पानी लगाना हो, 1 दिन बाद हो, 4 दिन बाद हो, हफ्ते हफ्ते 10 दिन तक पानी लग जाना चाहिए। हफ्ते 10 दिन, लेकिन 8 दिन के हाँ, अंदर पानी लगना चाहिए? 8 दिन क्या मतलब कि देखो, अगर भाई पानी की एक अगर हफ्ते के शॉर्टेज बाद। है, एक हफ्ते में, मैंने बोला ना 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर पानी लग जाना चाहिए। 10 दिन के अंदर पानी लगना चाहिए, ठीक है चलेगा, हाँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं। 7 दिन से 10 दिन के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो प्रोडक्ट बहुत क्योंकि जब अच्छे तक काम पानी, करेगा। जब तक पानी उस पे नहीं जाएगा ना, तो वो फैलाने का काम नहीं करेगा किसी भी तत्व को। वो सिर्फ एक्टिवेटर की तरह काम करता रहेगा। अच्छा 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 यानी अच्छा कि जो जो मिट्टी में जो दबे हुए पोषक तत्व हैं, उनको ऊपर लाने का काम करता रहेगा बस। अच्छा 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 अच्छा। हेलो, ठीक है। ओके हाँ ओके हेलो। ओके मैम। मैडम, अगर बिना पानी की खेती हो तो, बिना पानी की खेती हो तो प्रोडक्ट की डोज ज्यादा लगेगी, लेकिन पानी तो थोड़ा बहुत डालना ही पड़ेगा। पानी अगर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे तो कैसे क्या काम चलेगा? आप खाली पौधे को खाना देते रहो, पानी बिल्कुल ना दो, तो क्या पौधा जिंदा रह पाएगा? नहीं 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 अरे अब रहेगा। आप पानी नहीं दो, आप पानी नहीं दोगे मत दो, बारिश हो जाएगी। बारिश नेचुरल बारिश पड़ने ईश्वर के से बाद बैठे ना डालेगा। पानी देने के लिए। पानी कम रहेगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो पानी पानी कम क्या, अब तो बारिश हो जाएगी ना, तो
बारिश हो जाएगी तब भी अपना प्रोडक्ट तो पड़ा ही है खेत में। वो तो जैसी पानी के संपर्क में आएगा प्रोडक्ट अपना दुगना असर दिखाने लगेगा। नहीं तो मैंने बताया कि अगर पानी नहीं है तो एक्टिवेटर की तरह काम करता रहेगा, मिट्टी को नमी बनाए रखने का काम करेगा। जो पहले से जो खेत में नमी है उसको होल्ड करके रखेगा, ताकि पानी अगर डिले भी हो रहा है तो पौधा चलता रहे। लेकिन हाँ, ऐसा तो है नहीं कि अगर 4 महीने तक आप पौधे को पानी नहीं दोगे, पानी तो देना ही पड़ेगा। आप नहीं दोगे तो बारिश हो जाएगी। हेलो मैडम। अच्छा, हाँ हेलो। बताइए सर। बिना खेत हाँ। की जो बिना पानी का जो फसल है मैडम, हाँ वो तो कोई भी जब बारिश का मौसम होता है तभी कुछ फसल डालते हैं, कोई भी हो हाँ चाहे। हाँ, कभी ये तो राइट, सब में इस्तेमाल करते हैं मैम। सभी में इस्तेमाल होता है। इसीलिए तो मैंने बोला कि किसी भी तरीके से, किसी भी सीजन में, किसी भी स्टेज में, किसी भी पौधे पे, सब पे यूज होता है ये। आपको जब सही। पीपीटी, ये जो अभी पीडीएफ है आपको जब शेयर कर दूंगी तो आप इसका पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ भी सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज होता है। सही बात है मैडम। अच्छा, ठीक है, ओके ओके ओके, मैडम, ओके। ठीक है। और चलिए। अभी मैडम, हाँ। अभी तो हमारी ज़मीन है वो अभी लागवड मिला के वो अभी जो हमारे केमिकल के प्रोडक्ट है हमें यूज करके हमारी ज़मीन है वो अभी बंजर हो गई है। तो सर इसीलिए तो माटी रत्न बोला आपको। हाँ, माटी रत्न जितना ज्यादा हो सके उतना यूज उतना यूज करिए। करें, लेकिन वो हाँ। एक महीने म्हणजे अगले महीने में यूज करना चाहिए, चलेगा? नहीं, ऐसा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नहीं। आप माटी रत्न प्रोडक्ट को आप हफ्ते हफ्ते भर के बाद भी यूज कर सकते हो। एक और जब हफ्ते जब के सिंचाई बाद करो तो जब कर जब सकते हो। हाँ जब फसलों को पानी मिलता है तभी यूज करना हाँ, चाहिए। जब पानी लगाओ तब यूज कर यूज लो। करो, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ओके जैसे ओके। क्या होता है, पानी कहीं कहीं पे 3-3 दिन के बाद में दिया जाता है जब गर्मी ज्यादा होती है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा 5 दिन में पानी दिया जाता है। तो जब पानी दे रहे हो, पानी में मिला के यूज करो। बंजरपन धीरे धीरे करके खत्म कर देगा ये प्रोडक्ट मिट्टी अभी का। जो बंजर जमीन हो गई है वो धीरे धीरे कम करेगा। हाँ सही हो जाएगी। हाँ सही हो अच्छा जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। और तभी तो रासायनिक, मैंने बताया ना आपको, उसमें पीपीटी में आप स्टार्टिंग में पढ़ो, ये फर्टिलाइजर की लागत को कैसे कम करेगा। तभी तो कम करेगा जब बंजर जमीन फिर से उपजाऊ बनेगी, अच्छा 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 तभी तो फर्टिलाइजर कम होगा। अच्छा। वो ये बार बार यूज करेंगे तो हमारी जो मिट्टी है, माटी है, वो हाँ माटी का पावर हाँ, बढ़ाएंगी, बराबर ना? बढ़ाएगी, अच्छा अच्छा, फर्टिलिटी पावर बढ़ा देगी। बढ़ाएंगे, बराबर बराबर है, ठीक है। हम्म अभी तो 95% पूरा केमिकल हो गया है माटी का। अरे बहुत हालत खराब है केमिकल से। अच्छा लेकिन अच्छा यही तो फार्मर को समझाना है कि भाई केमिकल के बजाय अब नेचुरल प्रोडक्ट पे आ जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलेगा। अभी तो मेरे क्वेश्चन हो गए ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके चलिए। से आपने अभी जो जो स्थिति की प्रोडक्ट है माती रत्न और कुशामृत, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी है और बहुत थैंक अच्छा यू लगा, सर। बहुत अच्छा लगा। आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, थैंक यू मैडम। ओके सर। ओके ओके। ओके, थैंक यू सो मच मैडम जी। थैंक यू विनायक सर, थैंक यू। गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट आप सभी को।